नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का। वक्त 100 बात की एक बात का। 100 बात की एक बात में आज तुर्की में भूकंप से पहले आसमान में चमकी रहस्यमयी नीली रोशनी के वीडियो ने सनसनी फैला दी। यूक्रेन से निकलकर पोलैंड पहुंचे बाइडेन ने ऐलान किया कि वो पुतिन का जीत का सपना सच नहीं होने देंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी पार्टियों को एकजुट होने का अल्टीमेटम दे दिया। और कंगाल पाकिस्तान में महंगाई के खिलाफ इमरान खान के जेल भरो आंदोलन से गृह युद्ध की शुरुआत हो गई। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। तुर्की में 2 दिन पहले आए भूकंप के बताए जा रहे एक वीडियो ने सोशल मीडिया पर सनसनी फैला दी है। इस वीडियो में भूकंप से ठीक पहले और उसके दौरान आसमान में एक तेज नीली रोशनी चमकती दिखाई दे रही है। इस रोशनी ने लोगों को डरा दिया है। सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि इस नीली रोशनी का भूकंप से क्या रिश्ता है। क्या तुर्की में भूकंप आने से पहले कुदरत उसकी चेतावनी दे रही थी? क्योंकि दावा किया गया कि पहले नीले रंग की वो तेज रोशनी आसमान में दिखी और उसके दिखते ही तुर्की में जलजला आ गया। जबकि वीडियो की शुरुआत में सब सामान्य था, लेकिन तभी बिजली चली गई, अंधेरा छा गया और दूर हल्की सी नीली रोशनी नजर आई। इसके बाद धरती कांपी नहीं बल्कि थर्रा उठी। ऐसा लगा जैसे किसी ने जमीन को नीचे से उठाकर हिला दिया हो। मगर इसी दौरान रात का काला आसमान फिर नीला पड़ गया। अब की बार तो वो नीली रोशनी बिजली की तरह चमकती दिखी और फिर तेज नीली रोशनी का ऐसा गुब्बारा फूटा जैसे किसी धमाके के बाद होता है। आसमान में रोशनी के साथ जमीन की कंपन ने लोगों के मन में कई सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि भूकंप के दौरान इस तरह आसमान का चमकना लोगों के लिए नया था। कहा जाने लगा कि वो नीली रोशनी चेतावनी दे रही थी, इस बात की ओर इशारा कर रही थी कि संभल जाओ, कुछ खतरनाक होने वाला है। और हुआ भी वही। नीली रोशनी के दिखते ही भूकंप आ गया। ये वीडियो वहां खड़ी एक कार के डैश कैम में रिकॉर्ड हुआ। उस पर 20 फरवरी 2023 की तारीख भी लिखी दिखी और 20 फरवरी को यानी 2 दिन पहले ही तुर्की में एक बार फिर 6.4 की तीव्रता का भूकंप आया। कई न्यूज वेबसाइटों पर भी ये वीडियो शेयर किया गया है। इसलिए ये वीडियो नकली तो नहीं हो सकता। यानी तुर्की के आसमान में नीली रोशनी चमकी और फिर वहां भूकंप आ गया। मतलब इतनी बात तो सही निकली, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्या वाकई प्रकृति तुर्की में लोगों को भूकंप की चेतावनी दे रही थी? वो नीली रोशनी क्या थी? तो असल में तुर्की में जो हुआ वो कोई अजूबा नहीं था। उसे वैज्ञानिक अर्थक्वेक लाइट कहते हैं। तुर्की में वो नीले रंग की दिखी, लेकिन वो अलग अलग रंग और आकार की हो सकती है। कभी अर्थक्वेक लाइट भूकंप से कुछ मिनट पहले नजर आती है, कभी उसके दौरान दिखती है, कभी उसके बाद भी वो आसमान में चमकती नजर आती है। और ये घटना भी कोई पहली बार नहीं हुई है। आज से 135 साल पहले जब 1888 में न्यूजीलैंड में भूकंप आया था, तब भी आसमान को तेज रोशनी से चमकते हुए देखा गया था। हाँ, ये जरूर है कि अर्थक्वेक लाइट का दिखना आम नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि वो हर भूकंप से पहले आसमान में दिखे ही दिखे। लेकिन ऐसा क्यों होता है, तो इस पर वैज्ञानिक भी बटे हुए हैं। उनके लिए भी समझना मुश्किल है कि भूकंप से आसमान में रोशनी चमकने की वजह क्या है। इसलिए अलग अलग थ्योरियां। कहा जाता है कि जब भूकंप आता है तो धरती के अंदर मौजूद कुछ खास तरह की चट्टानों में इलेक्ट्रिक चार्ज एक्टिवेट हो जाता है और वो उसे आसमान में रिलीज कर देती हैं। इस वजह से अर्थक्वेक लाइट दिखती है। एक अनुमान यह भी है कि टेक्टोनिक प्लेटों के दबाव की वजह से चट्टानें ताकतवर इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करती हैं और इस वजह से अर्थक्वेक लाइट दिखती है। एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। खबर है कि किसी भी वक्त ईरान और इजराइल में जंग छिड़ने वाली है। माना जा रहा है कि शुरुआत इजराइल की तरफ से होगी। ये कयास इसलिए लग रहे हैं क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री ने आनन फानन में 5 बैठकें की हैं। वहां के रक्षा मंत्री से लेकर मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ और मोसाद के हेड तक से मीटिंग की गई है। और इन हाई लेवल मुलाकातों का एक ही मतलब है, वो ये कि इजराइल बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहा है और वो प्लानिंग जंग की है। बल्कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने इरादों को सीक्रेट भी नहीं रखा है। उन्होंने 2 टूक कहा कि ईरान जैसे देशों की अकीद तभी ठिकाने आ सकती है जब उन्हें हमले का डर दिखाया जाए या फिर उन पर हमला ही कर दिया जाए। नेतन्याहू का बयान तब आया है जब कुछ दिन पहले ही ये रिपोर्ट आई थी कि ईरान परमाणु बम बनाने के काफी करीब पहुंच चुका है और अगर ईरान ने परमाणु बम बना लिया तो इजराइल को शक नहीं बल्कि पूरा यकीन है कि ईरान अपने न्यूक्लियर हथियार उसी पर चलाकर टेस्ट करेगा। इसलिए इजराइल ने कहा कि ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो ये है कि उस पर हमला कर दिया जाए। लेकिन इसके साथ ही नेतन्याहू ने यह भी कह दिया कि हमला करने में जितनी देर होगी, हमला करना उतना ही मुश्किल होगा। यानी इजराइल तो खुलेआम कह रहा है कि वो ईरान पर हमला करने में अब और देर नहीं करेगा, क्योंकि पहले ही काफी देर हो चुकी है। इजराइल ने कहा कि अगर ईरान के पर कतरने हैं तो आर्थिक प्रतिबंधों से ही काम नहीं चलने वाला, अब एक्शन लेने का वक्त आ गया है। कुछ दिन पहले ही नेतन्याहू ने कहा था कि वो ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे।
इस बीच यूक्रेन के दौरे के बाद पोलैंड पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने पुतिन पर जोरदार पलटवार किया। उन्होंने पुतिन को तानाशाह बताते हुए तंज किया कि उनका यूक्रेन जीतने का सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ डटकर खड़े हैं। बाइडेन के मुताबिक पुतिन एक ऐसा सपना देख रहे हैं जो जल्द ही टूटने वाला है। बाइडेन यूक्रेन के दौरे के बाद रूस के पड़ोसी देश पोलैंड पहुंचे थे, जहां उन्होंने अपने संबोधन के जरिए ये जता दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, पुतिन को जीत नसीब नहीं होगी। बाइडेन ने पोलैंड में हुंकार भरते हुए पुतिन के परमाणु परीक्षण करने की चेतावनी पर भी वार किया। उन्होंने ये साफ कर दिया कि पुतिन जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ भी किया तो उन्हें कीमत चुकानी होगी, क्योंकि एक रोज पहले ही मॉस्को में दिए गए अपने भाषण में पुतिन ने परमाणु हथियारों पर अमेरिका को ललकारा था। पुतिन ने अमेरिका को आंखें दिखाते हुए कह दिया था कि अगर उसने परमाणु परीक्षण किया तो रूस भी पीछे नहीं हटेगा। और उनकी इसी चेतावनी के बाद यह माना जा रहा है कि पुतिन अब अपने परमाणु हथियारों के जखीरे को तेजी से बढ़ाएंगे, क्योंकि उन्होंने अमेरिका के साथ 2010 में की गई स्टार्ट यानी स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी को तोड़ दिया, जिसका मकसद दोनों देशों में परमाणु हथियारों की संख्या को सीमित करना था। दोनों देशों ने तय किया था कि वो अपने पास 1550 से ज्यादा परमाणु हथियार नहीं रखेंगे। इसके साथ ही यह भी तय हुआ था कि दोनों देश 700 से ज्यादा लंबी दूरी की मिसाइलें भी नहीं रखेंगे। लेकिन यूक्रेन जंग के 1 साल पूरे होने से सिर्फ 3 दिन पहले पुतिन ने अमेरिका के साथ हुआ समझौता तोड़ दिया और उन्होंने ऐसे तेवर दिखाए कि अब यूक्रेन उनके हाथों में आने ही वाला है। पुतिन ने एक बार फिर अमेरिका और यूरोप के देशों को आड़े हाथ लिया और आरोप लगाया कि उनकी वजह से ही यूक्रेन के लोगों को जंग की मार झेलनी पड़ रही है, क्योंकि वो जेलेंस्की को मोहरा बनाकर रूस को मात देना चाहते हैं। पुतिन ने साफ शब्दों में यह कह दिया कि वो अमेरिका और नेटो के आगे झुकने वाले नहीं हैं। इसी का जवाब देते हुए पोलैंड में बाइडेन ने भी ताल ठोकी। पुतिन को दिए गए बाइडेन के जवाब से साफ है कि रूस और यूक्रेन की जंग अभी लंबी चलेगी, क्योंकि न तो पुतिन कदम पीछे खींचने के लिए तैयार दिख रहे हैं और न ही बाइडेन, बल्कि बाइडेन ने तो रूस के पड़ोस में ही खड़े होकर पुतिन को ललकार दिया। उन्होंने ये साफ कर दिया कि पुतिन को देर सवेर हार माननी ही होगी और जब तक ऐसा नहीं होता अमेरिका और यूरोप के देश जेलेंस्की का साथ नहीं छोड़ेंगे। उधर अमेरिका ने यह दावा किया कि राष्ट्रपति बाइडेन के यूक्रेन में रहने की वजह से पुतिन अपनी बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण नहीं कर पाए। अमेरिका के मुताबिक पुतिन अपनी सबसे घातक मिसाइल सरमात 2 के परीक्षण की तैयारी में थे, जिसकी ताकत से पुतिन कई बार पश्चिमी देशों को डरा चुके हैं। रूस का दावा है कि उसकी ये हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइल सरमात 2 अपने एक प्रहार से दुनिया के किसी भी देश को नक्शे से मिटा सकती है। इसी के दम पर पुतिन अमेरिका के साथ नेटो को भी धमकी दे चुके हैं कि अगर रूस की सुरक्षा पर आंच आई तो वो इसी सरमात 2 से हमला कर देंगे। अमेरिका का दावा है कि रूस अपनी इस मिसाइल का एक बार फिर परीक्षण करने की तैयारी में था, लेकिन बाइडेन के यूक्रेन दौरे की वजह से पुतिन का ये प्लान फेल हो गया, क्योंकि दावा है कि 20 फरवरी को पुतिन सरमात 2 के परीक्षण की पूरी तैयारी कर चुके थे, लेकिन उसी दिन बाइडेन कीव पहुंच गए। अमेरिका का दावा है कि बाइडेन के कीव दौरे की खबर आखिरी वक्त तक छिपाई गई थी, लेकिन अमेरिका से बाइडेन के उड़ान भरने से कुछ घंटे पहले यानी 19 फरवरी की रात में रूस को इसकी जानकारी दी गई। अमेरिका का कहना है कि बाइडेन के कीव दौरे की जानकारी मिलते ही रूस तिलमिला गया, क्योंकि वो सरमात 2 बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट करने की तैयारी कर चुका था। लेकिन बाइडेन के कीव पहुंचने के बाद पुतिन की सारी तैयारी धरी की धरी रह गई। अमेरिका की तरफ से यह दलील भी दी गई कि अगर रूस मिसाइल का परीक्षण करता तो पुतिन अपने भाषण में जरूर उसका जिक्र करते, लेकिन एक दिन पहले दिए अपने भाषण में उन्होंने एक बार भी मिसाइल परीक्षण का जिक्र नहीं किया। इसीलिए अमेरिका का दावा है कि बाइडेन के दौरे से रूस का मिसाइल परीक्षण वाला प्लान कामयाब नहीं हो सका, जबकि पुतिन सरमात 2 के परीक्षण के बाद जल्द से जल्द उसे जंग में उतारने की तैयारी कर चुके थे, क्योंकि वो अपनी इस मिसाइल को दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल बताते हैं। उनका दावा है कि इस बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज में दुनिया का हर कोना है। रूस के मुताबिक सरमात 2 मिसाइल की स्पीड 25,000 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा है। इसकी रेंज 18,000 किलोमीटर है और तो और सरमात 2 मिसाइल एक साथ 12 परमाणु बम दाग सकती है। इसी वजह से पश्चिमी देश इसे शैतान कहते हैं, जिसके एक प्रहार से ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश एक झटके में खत्म हो जाएंगे। वहीं पश्चिमी मीडिया ने रूसी सेना के कैंप की सैटेलाइट तस्वीरें जारी कर यह दावा किया कि जंग के 1 साल पूरा होने पर पुतिन यूक्रेन के खिलाफ सबसे बड़े हमले की तैयारी कर चुके हैं। मतलब यह कि 2 दिन बाद 24 फरवरी को पुतिन यूक्रेन पर चौतरफा वार करने वाले हैं, ताकि हमले के बाद यूक्रेन की सेना को संभलने तक का मौका न मिले। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि रूस की सेना एक साथ यूक्रेन के कई शहरों को निशाना बना सकती है। इसके लिए न सिर्फ जमीन और आसमान से बल्कि समंदर से भी मिसाइलें दागी जाएंगी। दावा है कि यूक्रेन पर रूस का ये आखिरी प्रहार होगा और इसके लिए सेना की ताकत भी उसने कई गुना बढ़ा ली है। सबूत के तौर पर पश्चिमी मीडिया ने सैटेलाइट तस्वीरें भी जारी की। ये तस्वीरें यूक्रेन की सीमा से 270 किलोमीटर दूर रूस के शहर वोरोनिश के पास मौजूद एक ट्रेनिंग कैंप की हैं।
और दावा किया जा रहा है कि इस ट्रेनिंग कैंप में लाखों की संख्या में रूस के सैनिक मौजूद हैं जो यूक्रेन पर हमले के लिए तैयार बैठे हैं। मतलब ये कि पुतिन का इशारा मिलते ही उनके ये सैनिक यूक्रेन पर टूट पड़ेंगे और फिर ऐसा हमला करेंगे जिससे ज़ेलेंस्की की सेना चारों खाने चित हो जाएगी। पश्चिमी मीडिया की तरफ से जो सैटेलाइट तस्वीरें जारी की गईं, उनके जरिए यह दावा किया गया कि रूस के इस कैंप में लाखों सैनिकों के अलावा बड़ी संख्या में टैंक और दूसरे घातक हथियार भी मौजूद हैं, जबकि कुछ हफ्ते पहले तक यह पूरा इलाका खाली पड़ा हुआ था। 23 जनवरी की सैटेलाइट तस्वीरों में यह पूरा इलाका बंजर मैदान था, लेकिन 7 फरवरी को ली गई तस्वीर में पूरे इलाके में रूसी सेना का कैंप लगा दिखाई दिया। और इसी वजह से पश्चिमी मीडिया यह अंदाजा लगा रहा है कि 24 फरवरी को पुतिन की फौज यूक्रेन पर आखिरी वार करेगी। कुछ रोज पहले ही यह खबर सामने आई थी कि पुतिन 7 लाख सैनिकों के साथ यूक्रेन पर दूसरी बार चढ़ाई कर सकते हैं, जिसके लिए वो ठंड के खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। मतलब ये कि ज़ेलेंस्की को घुटनों पर लाने के लिए पुतिन के 7 लाख सैनिक यूक्रेन पर धावा बोल सकते हैं। और अगर पश्चिमी मीडिया के इस दावे में जरा भी सच्चाई है तो 2 दिन बाद यूक्रेन पर सबसे बड़ा हमला होने वाला है, जिससे निपटने में ज़ेलेंस्की को अपनी पूरी ताकत झोंकनी होगी, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि सर्दी खत्म होने के बाद पुतिन जंग खत्म करने की रणनीति पर आगे बढ़ेंगे। इसीलिए उन्होंने अपने 7 लाख सैनिकों को यूक्रेन पर आखिरी प्रहार के लिए तैयार रहने का आदेश दिया है। और पुतिन की इस रणनीति का पता तब चला था जब रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने एक्टिव सैनिकों की संख्या 15 लाख तक बढ़ाने की बात कही थी, जिसके बाद से ही यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि पुतिन यूक्रेन के खिलाफ एक बार फिर बड़ा अभियान शुरू कर सकते हैं, जिसकी आशंका कई बार यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी जता चुके हैं। और अब जैसे जैसे ये वक्त नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे यूक्रेन में दहशत बढ़ती जा रही है। हालांकि रूस के इस सबसे बड़े हमले की काट खोजने में ज़ेलेंस्की जुटे हैं। वो लगातार पश्चिमी देशों से घातक और लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों की डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें यह पता है कि अगर पुतिन के 7 लाख सैनिकों ने हमला बोला तो यूक्रेन के कई शहरों का तबाह होना तय है। इस बीच पश्चिमी मीडिया का दावा है कि पुतिन ने यूक्रेन में तैनात दुनिया के कई देशों के खतरनाक हथियारों की सटीक लोकेशन का पता लगा लिया। इस काम के लिए पुतिन ने एक खास प्लान तैयार किया था, जिसके तहत पुतिन ने जर्मनी के एक खुफिया एजेंट को अपने साथ मिला लिया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक उस जासूस को यूक्रेन में तैनात किए गए हथियारों की सही लोकेशन का पता लगाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस काम के लिए पुतिन ने उसे खूब पैसे भी दिए। तब जाकर उसने ऐसी कई जानकारियां इकट्ठा की जिनकी मदद से पुतिन की फौज आने वाले दिनों में बड़ा हमला कर सकती है, क्योंकि कहा जा रहा है कि पुतिन के सैनिकों को यह पता चल चुका है कि यूक्रेन में कहां-कहां अमेरिकी हथियार हाइमार्स तैनात हैं। और इसके साथ ही जर्मनी के एयर डिफेंस सिस्टम की भी जानकारी पुतिन की सेना को लग चुकी है। ऐसे में रूसी सेना एक ही बार से इन खतरनाक हथियारों का काम तमाम कर सकती है, क्योंकि इन हथियारों की सटीक लोकेशन का पता लगने के बाद अब पुतिन के सैनिकों का निशाना नहीं चूकेगा। यानी रूसी सेना का हर वार ज़ेलेंस्की के घातक हथियारों को तबाह कर देगा। कहा तो यह भी जा रहा है कि 2 दिन बाद, यानी जिस दिन यूक्रेन युद्ध का 1 साल पूरा हो जाएगा, उसी दिन पुतिन यह हमला करेंगे, जिसकी आशंका पिछले कई दिनों से लगाई जा रही है। खबर है कि बाइडेन के यूक्रेन दौरे से बौखलाए पुतिन इस बार वो कदम उठाने वाले हैं जिसके बारे में किसी ने भी सोचा नहीं होगा। इधर दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने एमसीडी के मेयर का चुनाव जीत लिया और पार्टी की उम्मीदवार शैली ओबरॉय दिल्ली की मेयर चुनी गई, जिसके बाद सदन में आम आदमी पार्टी ने जोरदार जश्न मनाया। शैली ओबरॉय को 150 वोट मिले, जबकि बीजेपी उम्मीदवार रेखा गुप्ता को 116 वोट मिले। कूड़े के पहाड़ों की इंस्पेक्शन भी अगले 3 दिनों में हम लोग करेंगे। आम आदमी पार्टी के ही आले मोहम्मद इकबाल ने डिप्टी मेयर का चुनाव जीता। वोटिंग के दौरान कोई विरोध, कोई हंगामा नहीं हुआ। उधर CNN न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान की सेना भुखमरी की कगार पर पहुंचने वाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि अनाज की कमी की वजह से वहां की सरकार अपने जवानों को 2 वक्त का खाना भी नहीं दे पा रही है। और इसी बात से नाराज वहां की सेना के कई कमांडरों ने रावलपिंडी में मौजूद पाकिस्तानी सेना के मुख्यालय को चिट्ठी लिख दी। CNN न्यूज 18 को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इन चिट्ठियों में खाने की कमी होने का जिक्र किया गया। सेना के बड़े अधिकारियों के सामने इस सच को रखा गया कि पाकिस्तानी सेना के जवान 2 वक्त के अच्छे खाने के लिए तरस रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तानी सेना के कई बड़े बेस में अनाज की भारी कमी हो गई है। खबर के मुताबिक सबसे बुरा हाल तो अफगानिस्तान सीमा पर तैनात पाकिस्तानी सेना के जवानों का हो गया है, जिनके लिए हाल के दिनों में TTP यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। और उसके हमले पाकिस्तानी सेना के लिए मुसीबत बन गए। इसी वजह से वहां की सेना के कई कमांडरों ने इस बात का डर जताया कि अगर जवानों को भरपेट खाना नहीं मिला तो वो TTP के आतंकियों से कैसे मुकाबला करेंगे। मतलब ये कि भूख से तड़पते जवान मोर्चा छोड़कर भाग भी सकते हैं। जवानों को अगर खाना ही नहीं मिला तो वो विद्रोह पर उतारू हो सकते हैं, जिसकी वजह से TTP पाकिस्तान में घुसकर कत्लेआम मचा सकता है, जिसका डर पाकिस्तानी सेना के कमांडरों ने अपनी चिट्ठी में भी जताया। जिसके बाद सेना के बड़े अधिकारियों ने पाकिस्तान सेना प्रमुख आसिम मुनीर को इस मुसीबत के बारे में बताया और कहा कि सेना के फंड में कटौती ने मुश्किल खड़ी कर दी है।
क्योंकि इसकी वजह से जवानों को 2 वक्त का खाना तक नहीं मिल पा रहा है। सूत्रों के मुताबिक सेना के अधिकारियों ने आसिम मुनीर से जल्द इस समस्या को सुलझाने के लिए कदम उठाने की अपील की, ताकि सेना के जवानों का गुस्सा भड़कने से पहले ही रोका जा सके। इस बीच पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने शहबाज शरीफ सरकार का विरोध करने के लिए जेल भरो आंदोलन शुरू कर दिया। इसके तहत इमरान खान की पार्टी पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हजारों कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे और पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में अपना विरोध जताएंगे। इससे पहले इमरान खान ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं और लोगों से बड़ी संख्या में गिरफ्तारी देने की अपील की कि अपनी हकीकी आजादी के लिए हमारी जेल भरो तहरीक में शामिल हों। उनके मुताबिक बढ़ती महंगाई, मानवाधिकार उल्लंघन और IMF से कर्ज न मिलने समेत कई दूसरे मुद्दों पर पीटीआई आंदोलन कर रही है। इसके तहत पंजाब प्रांत के सभी शहरों में रैलियां भी आयोजित की जाएंगी। हालांकि इस आंदोलन को देखते हुए लाहौर में धारा 144 लागू कर दी गई। खबर है कि इसके बावजूद पीटीआई के कई नेता सड़कों पर उतरने की तैयारी में हैं, ताकि प्रशासन उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज सके। और अगर उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई तो वो पंजाब प्रांत की विधानसभा के बाहर धरने पर बैठ जाएंगे। इमरान खान के मुताबिक लाहौर के बाद पेशावर, रावलपिंडी और मुल्तान समेत कई दूसरे शहरों में भी जेल भरो आंदोलन शुरू किया जाएगा। यानी आने वाले दिनों में पाकिस्तान में नया बवाल शुरू होने वाला है, जिससे निपटना शहबाज शरीफ सरकार के लिए बड़ी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि वहां की खराब हालत के लिए लोग अपनी सरकार को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और उससे बेहद नाराज भी हैं। ऐसे में इस आंदोलन को रोकना आसान नहीं होगा। उधर पाकिस्तान में TLP यानी तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान पार्टी ने शहबाज शरीफ सरकार को अल्टीमेटम दे दिया। उसने धमकी दी कि अगर 72 घंटों में पेट्रोल और डीजल के दाम कम नहीं हुए तो सरकार को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी, क्योंकि पूरे पाकिस्तान को ठप कर दिया जाएगा। मतलब यह कि तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान पार्टी ने शहबाज शरीफ सरकार को घुटनों पर लाने की पूरी तैयारी कर ली है, क्योंकि इस समय पाकिस्तान में महंगाई से हाहाकार मचा है। पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान पर हैं। इसी वजह से तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान पार्टी ने सरकार को 72 घंटों में तेल के दाम कम करने का अल्टीमेटम दे दिया। यही नहीं, पार्टी के नेता मौलाना साद हुसैन रिजवी ने लोगों से समर्थन की अपील की। अपने हाल और मुस्तकबिल की बेहतरी के लिए तहरीक-लब्बैक पाकिस्तान का साथ दे। मौलाना साद रिजवी की धमकी के बाद पाकिस्तान की सरकार की मुश्किलें बढ़ गईं, क्योंकि अगर तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान पार्टी के समर्थक सड़कों पर उतरे तो पाकिस्तान में गृह युद्ध छिड़ने की नौबत आ जाएगी, जिससे निपटना शहबाज शरीफ के लिए नाको चने चबाने जैसा होगा। क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त पाई के लिए मोहताज है। उसके पास न तो तेल है, न पैसा और न ही खाने के लिए रोटी। ऐसे में विद्रोह के भड़कने के बाद उसे संभालना पाकिस्तान की सरकार के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होगा। ऊपर से वहां के लोग भी तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान पार्टी के साथ खड़े दिख रहे हैं। जो ये इन्होंने इतनी महंगाई की है उसको नीचे लाने के लिए हम साथ निकलेंगे। वहीं लाहौर से पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का जेल भरो आंदोलन शुरू हो चुका है। इसी वजह से ये माना जा रहा है कि पाकिस्तान के लिए आने वाले कुछ घंटे बेहद मुश्किल भरे हो सकते हैं। इधर अमेरिका से दिल्ली आ रहे एयर इंडिया के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग से हड़कंप मच गया। विमान में तेल का रिसाव होने की वजह से उसकी इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। जिसने अमेरिका के न्यूयॉर्क से दिल्ली के लिए उड़ान भरी थी और बीच रास्ते में उसमें तेल के रिसाव का पता चला, जिसके बाद स्वीडन के स्टॉकहोम में उसकी इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई, जिसमें करीब 300 लोग सवार थे। उधर बीच रूस ने यूएई में लगाई गई हथियारों की एक प्रदर्शनी में अपने घातक हथियारों की नुमाइश की। रूस यूएई के जरिए अपने खतरनाक हथियारों को बेचने में जुटा है। उसके इस कदम को पश्चिमी देशों के लगाए गए प्रतिबंधों का तोड़ बताया जा रहा है, क्योंकि हथियारों की इस प्रदर्शनी में दुनिया भर के देशों के लोग जुटते हैं और यहीं पर हथियारों की खरीद के लिए बड़ी डील तक हो जाती है। माना जा रहा है कि रूस भी ऐसी ही बड़ी डील करने की कोशिश में जुटा है, इसीलिए उसने यहाँ राइफल से लेकर मिसाइल डिफेंस सिस्टम तक उतार दिए। यही नहीं, रूस ने हथियारों की इस प्रदर्शनी में अपने खतरनाक ड्रोन की भी नुमाइश की, ताकि उसे कोई बड़ा खरीदार मिल जाए। कहा जा रहा है कि रूस यूएई की इस प्रदर्शनी के जरिए पश्चिमी देशों के लगाए गए प्रतिबंधों के असर को कम करना चाह रहा है, जिन्होंने यूक्रेन पर हमले के बाद से ही रूस पर सख्त प्रतिबंध लगा रखे हैं। अमेरिका और ब्रिटेन समेत दुनिया के कई देशों ने रूस के साथ कारोबारी रिश्ते खत्म कर दिए हैं। हालांकि यूएई और सऊदी अरब जैसे देशों ने रूस का साथ कभी नहीं छोड़ा, जबकि अमेरिका कई बार दोनों पर दबाव बना चुका है कि वो रूस से रिश्ता तोड़ दें, ताकि आर्थिक रूप से रूस की कमर टूट जाए। लेकिन रिश्ता तोड़ना तो दूर की बात, यूएई ने रूस को हथियारों की प्रदर्शनी के लिए न्योता दे दिया, जहां बड़ी डील करके रूस अपने खजाने को भर सकता है। और यही अमेरिका समेत तमाम वो देश नहीं चाहते हैं जो जंग में यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। इसी वजह से अमेरिका ने प्रदर्शनी में आए खरीदारों से अपील की कि वो रूस के हथियार न खरीदें, जिससे पुतिन को भी ये संदेश मिले कि धीरे धीरे दुनिया के कई और देश उनके खिलाफ होते जा रहे हैं। इस बीच यूएई और चीन के बीच ट्रेनर जेट की एक बड़ी डील हुई। ये डील यूएई में चल रही हथियारों की प्रदर्शनी के दौरान की गई, जिसके बाद चीन से यूएई को बड़ी संख्या में ट्रेनर जेट मिल जाएंगे।
जिसके लिए वो 1 साल से इंतजार कर रहा था, क्योंकि 2022 में ही यूएई चीन से 12 L-15 ट्रेनर जेट लेने की तैयारी कर चुका था। ये ऐसे विमान होते हैं जिनकी मदद से पायलट खतरनाक लड़ाकू विमानों को उड़ाने की ट्रेनिंग लेते हैं। इसके साथ ही चीन के इस आधुनिक L-15 विमान में हवा में ही ईंधन भरने की क्षमता भी है। इसी वजह से यूएई ने इस डील को ऐतिहासिक बताया है। चीन के मुताबिक उसका ये ट्रेनर जेट पायलटों को चौथी और 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान उड़ाने की ट्रेनिंग भी दे सकता है। इसके साथ ही यूएई ने चीन से 36 दूसरे विमान भी खरीदने की इच्छा जताई है। माना जा रहा है कि उन विमानों में घातक लड़ाकू विमान भी शामिल हो सकते हैं। इधर गुजरात के मोरबी में हुए पुल हादसे में हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया और हर पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया, जिसका पैसा इस केस में मुख्य आरोपी ओरेवा कंपनी को देना है। आदेश के मुताबिक ओरेवा कंपनी हादसे में जान गंवाने वालों के परिवार को 10 लाख रुपए तो जख्मी लोगों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा देगी। पिछले साल 30 अक्टूबर को पुल हादसे में करीब 135 लोगों की मौत हो गई थी। उधर ईरान ने दावा किया कि उसने फारस की खाड़ी में बड़ी मात्रा में अमेरिकी हथियारों को सीज कर लिया। यह दावा ईरान के बॉर्डर गार्ड के कमांडर अहमद अली ने किया और बताया कि ईरान ने फारस की खाड़ी में एक जहाज को रोका जिसमें अमेरिका में बने हथियार बड़ी संख्या में मिले। ईरान के बॉर्डर गार्ड के कमांडर अहमद अली ने दावा किया कि इस जहाज में 5000 से ज्यादा अमेरिकी हथियार और तलवारें मिली। दावा है कि ये कोई मामूली तलवारें नहीं है, ये वो तलवारें हैं जिनकी ब्लेड में जितना ज्यादा खून लगता है उतनी ज्यादा धारदार हो जाती हैं। हालांकि अहमद अली ने यह नहीं बताया कि उस जहाज में सवार क्रू मेंबरों को गिरफ्तार किया गया या नहीं, और न ही इस बात की जानकारी दी कि ईरान के पास उस जहाज पर कार्रवाई से जुड़ी तस्वीरें हैं भी या नहीं। लेकिन ईरान की तरफ से यह दावा उस वक्त किया गया जब जनवरी में अमेरिकी सेना ने फ्रांस की फौज पर ईरान से यमन जा रही हजारों राइफल और गोला बारूद को जब्त करने का दबाव डाला था, और ऐसा करके ही दम भी लिया था। तब अमेरिका ने इसकी पुष्टि की थी कि उसने 3000 असॉल्ट राइफल और 23 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को जब्त किया है। जिसके बाद ईरान ने भी यह कदम उठाया और दावा किया कि फारस की खाड़ी में जो जहाज पकड़ा गया उसमें 3000 ऐसे हथियार मिले जो ईरान में दंगा भड़काने का काम कर रहे लोगों को दिए जाने थे। यानी कि दुश्मन की साजिश ईरान में माहौल बिगाड़ने की थी। इधर पाकिस्तान में आतंकियों की घुसपैठ का पहली बार लाइव वीडियो सामने आया जिसमें टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के आतंकी हथियारों के साथ अफगानिस्तान से पाकिस्तान की सीमा में घुसपैठ करते दिखे, जो बिना किसी डर के आगे बढ़ते हुए दिखे। बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच चलते ये आतंकी ऐसे दिखे जैसे वहां पर्यटन के लिए सैलानियों की कोई टीम आई हो। इस वीडियो को एक बलोच पत्रकार ने सोशल मीडिया पर जारी किया जो वायरल हो गया। वीडियो जारी करने वाले पत्रकार ने दावा किया कि सैकड़ों टीटीपी आतंकी सीमा पार कर पाकिस्तान में दाखिल हुए जो आपस में बातचीत भी कर रहे थे। दावा है वीडियो में टीटीपी आतंकियों की ओर से पाकिस्तान को सच्चा इस्लाम सिखाने की चेतावनी दी गई। यानी पहले से ही महंगाई से त्रस्त पाकिस्तान को एक बार फिर टीटीपी के बड़े खतरे का सामना करना है। इस बीच इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में एक बार फिर फिलिस्तीन के लोगों और इजरायली सेना के बीच खूनी झड़प हुई। फिलिस्तीन ने आरोप लगाया कि इजराइल की फौज की गोलीबारी में उसके 5 नागरिकों की मौत हो गई, क्योंकि इजराइल की सेना ने विरोध कर रही भीड़ पर गोलियां दाग दी। जबकि इजराइल ने दावा किया कि उसकी सेना वहां एक मकान में छिपे संदिग्ध लोगों को पकड़ने के लिए गई थी, लेकिन इससे पहले कि वो कोई कदम उठा पाती सैकड़ों लोगों की भीड़ ने उसके जवानों को घेर लिया, जिनसे बचने के लिए उन्हें फायरिंग करनी पड़ी। वेस्ट बैंक में हुई इस खूनी झड़प के कई वीडियो भी सामने आए, जिनमें एक में कुछ लोग एक गली से भागते दिखाई दिए। फिलिस्तीन ने आरोप लगाया कि इजराइल की सेना ने बिना किसी चेतावनी के उसके नागरिकों पर गोलियां बरसा दी, जबकि वो लोग इजराइल के खिलाफ सिर्फ नारेबाजी करके उसकी सेना की छापेमारी का विरोध कर रहे थे। लेकिन जैसे ही इजराइल के जवानों ने गोलीबारी की वहां बवाल तेज हो गया और लोगों ने इजरायली सेना के ऊपर पथराव शुरू कर दिया। इजराइल की फौज की कार्रवाई का विरोध कर रही भीड़ ने उसकी गाड़ियों को रोकने के लिए सड़कों पर आगजनी कर दी, जिसके बाद वो पूरा इलाका गोलियों की आवाज से एक बार फिर गूंज उठा। फिलिस्तीन ने आरोप लगाया कि इजराइल की फायरिंग में उसके 5 नागरिकों की मौत हो गई, जबकि 45 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए, जिनमें कई की हालत गंभीर है। इससे पहले पिछले महीने भी वेस्ट बैंक में जमकर बवाल हुआ था। उस वक्त भी इजराइल की सेना ने वहां छापेमारी की थी, जिसके बाद फिलिस्तीन ने इजराइल पर अपने 9 लोगों की हत्या करने का आरोप लगाया था। इधर योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में अपने दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश किया। राज्य सरकार ने साल 2023-24 के लिए 6,90,000 करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया, जिसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आत्मनिर्भर भारत के मॉडल पर आधारित बजट बताया। बजट में इस बात की घोषणा की गई कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में 16 घरेलू और 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनेंगे। इसके अलावा बजट में बुंदेलखंड में डिफेंस कॉरिडोर और वाराणसी गोरखपुर में मेट्रो और किसान पाठशालाएं खोलने का प्रावधान भी किया गया।
उधर खबर है कि इजराइल के खतरनाक मिसाइल वार्निंग सिस्टम की टेस्टिंग कीव में हो सकती है। अगर यह सफल हुआ तो मिसाइलों की एकदम सटीक लोकेशन हवा में ही भांप ली जाएगी और उसकी जानकारी फौरन हासिल हो जाएगी। यानी जब तक दुश्मन की मिसाइल अपने तय ठिकाने पर पहुंचेगी तब तक वो खाली हो चुका होगा। इजराइल में यूक्रेन के राजदूत ने दावा किया कि इसकी टेस्टिंग सबसे पहले कीव में की जाएगी, जिससे रूसी मिसाइलों को ढेर करने में आसानी होगी। इस मिसाइल सिस्टम की खासियत यह है कि दुश्मन की मिसाइल के आसमान में उड़ान भरते ही ये उसे ट्रैक करेगा। साथ ही सेना की यूनिट को सायरन के जरिए इसकी जानकारी भी देगा और इससे ये तक पता लगाया जा सकेगा कि मिसाइल को अपने टारगेट तक पहुंचने में कितने मिनट लगेंगे, जिसका फायदा ये होगा कि उतनी देर में वहां मौजूद जवान बंकरों में छिप सकेंगे। हालांकि इस मिसाइल सिस्टम की टेस्टिंग को लेकर इजराइल की तरफ से अब तक कोई जानकारी नहीं दी गई, लेकिन यूक्रेन का दावा है कि इसकी टेस्टिंग कीव में कराने के लिए इजराइल मान गया है। इधर दिल्ली के नजदीक गुरुग्राम से हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया। वहां एक महिला पर आरोप है कि उसने कोरोना के डर से 3 साल तक अपने 11 साल के बच्चे को घर में ही बंद रखा और अपने पति को भी घर में घुसने नहीं दिया, जिसकी शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने महिला समेत उसके बेटे का रेस्क्यू किया और अस्पताल में भर्ती करवाया। कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग की जरूरत है। बताया गया कि कोरोना के डर से उस महिला और उसके बेटे की मानसिक हालत इस कदर बिगड़ गई कि उन्हें गुरुग्राम से रोहतक रेफर किया गया। उधर उत्तराखंड के जोशीमठ में पड़ी दरारों के बढ़ने से दहशत मच गई। आरोप है कि वहां बिजली परियोजना के लिए जब खुदाई की गई तो हालात बिगड़ गए और कुछ जगहों पर तो दरारें बढ़कर 2 फीट तक चौड़ी हो गईं। वहीं जिन इलाकों में प्रशासन ने दरारों को भरने का काम पूरा कर लिया था, वहां कुछ नई दरारें भी देखने को मिली। यहाँ पे आप देखिए वर्तमान समय में भी जो गड्ढे हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, कहीं पर 1.5 फीट, कहीं पर 2 फीट के गड्ढे। हालांकि उत्तराखंड की सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए एक कंट्रोल रूम बनाने का फैसला लिया, जहां से राज्य में होने वाली 4 धाम यात्रा के दौरान दरारों की शिकायत पर हर वक्त नजर रखी जाएगी। वहां पूरा कंट्रोल रूम रहेगा, पूरी व्यवस्था रहेगी। उत्तराखंड में होने वाली 4 धाम यात्रा की शुरुआत अप्रैल से होने वाली है, जिसमें पूरे देश से लाखों श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद जताई जा रही है। इसी वजह से जोशीमठ में पड़ी दरारों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी। वहां जोशीमठ से बद्रीनाथ तक जाने वाले हाईवे में कई जगहों पर गड्ढे होने की शिकायत भी सामने आई और आसपास के इलाकों में पड़ी दरारें भी बढ़ने लगी। वहां से आए एक वीडियो में तो पहाड़ का एक हिस्सा लोहे के खंभों पर टिका दिखाई दिया। वहीं सड़कों पर भी करीब 1.5 से 2 फीट चौड़ी नई दरारें उभर आईं। आरओ की टीम और एसडीएम ने संयुक्त निरीक्षण किया है और उन्होंने बताया कि जो ट्रीटमेंट करना था उन्होंने कर दिया है। हालांकि प्रशासन का दावा है कि पुरानी दरारों को भरने के साथ ही नई दरारों की जांच भी पूरी कर ली गई, जिसके बाद जल्द ही सड़क पर मरम्मत का काम शुरू कर दिया जाएगा, ताकि लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना न करना पड़े। इस बीच लद्दाख में दुनिया की सबसे ऊंचाई पर मौजूद पेंगोंग झील पर पहली बार -20 डिग्री सेल्सियस तापमान में हाफ मैराथन की गई, जिसका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया, क्योंकि 21 किलोमीटर लंबी ये मैराथन 13,862 फीट की ऊंचाई पर मौजूद पेंगोंग झील पर की गई, जो कि इस वक्त जमी हुई है। इस हाफ मैराथन का आयोजन दुनिया की सबसे ऊंचाई पर मौजूद पेंगोंग झील पर होने से ये गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो गई। 3 दिन पहले हुई इस हाफ मैराथन में 75 लोगों ने हिस्सा लिया। जहां ऑक्सीजन की कमी होने के कारण ठीक तरह से सांस भी नहीं ली जाती, वहां -20 डिग्री सेल्सियस तापमान में उन 75 लोगों ने दौड़ लगाई। इस दौरान वहां सेना और पुलिस के कुछ अफसर भी मौजूद रहे। उधर हिमाचल प्रदेश के शिमला और मंडी में बिजली गिरने से लोग दहशत में आ गए। शिमला में ओलों की बरसात के बीच पेड़ों पर बिजली गिरी, जिसकी जोरदार आवाज से वहां मौजूद लोग सहम गए। मंडी से भी बिजली गिरने की एक घटना सामने आई। वहां एक घर के पास पेड़ पर बिजली गिरते ही उसमें आग लग गई, जिससे वहां रहने वाले लोग दहशत में आ गए। इस बीच दक्षिण कोरिया के एक मानवाधिकार संगठन ने दावा किया कि किम जोंग उन ने परमाणु हमला किए बिना ही लाखों लोगों की मौत की तारीख लिख डाली है। और सिर्फ उत्तर कोरिया के लोगों के सिर पर ही मौत नहीं मंडरा रही, बल्कि उसके पड़ोसी चीन, दक्षिण कोरिया और जापान पर भी बहुत बड़ा खतरा है। ये मौत भी बेहद दर्दनाक होगी, क्योंकि उसकी वजह बनेगा रेडिएशन, जो कि उत्तर कोरिया के परमाणु हथियारों के अंधाधुंध परीक्षणों की वजह से निकला है। उत्तर कोरिया ने 2006 से 2017 के बीच चोरी छिपे 6 बार परमाणु हथियारों का टेस्ट किया था। ये टेस्ट उसने अपने एकदम उत्तर में मौजूद नॉर्थ हमग्योंग प्रांत में किए थे। दक्षिण कोरिया के संगठन ट्रांजिशनल जस्टिस वर्किंग ग्रुप ने दावा किया कि पूरी आशंका है कि इन परमाणु परीक्षणों की वजह से रेडियो एक्टिव पदार्थ टेस्ट साइट के पास मौजूद उत्तर कोरिया के 8 शहरों में फैल चुका है। वो अंडरग्राउंड पानी में मिल गया है। अब जमीन के अंदर का पानी खेती में भी इस्तेमाल होता है, पीने के लिए भी और रोजमर्रा के दूसरे कामों के लिए भी। और इन इलाकों में 10 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। इस वजह से उत्तर कोरिया के 10 लाख लोग रेडिएशन के शिकार हो सकते हैं। लेकिन उत्तर कोरिया के साथ ही जापान, चीन और दक्षिण कोरिया के भी रेडिएशन की चपेट में आने का अंदेशा जताया जा रहा है।
जिसकी वजह रेडियो एक्टिव पदार्थ से जहरीला हुआ अंडरग्राउंड पानी तो है ही, उत्तर कोरिया से खाने पीने की चीजें और मछलियां भी तस्करी के जरिए जापान, चीन और दक्षिण कोरिया पहुंचती हैं। 2015 में ही दक्षिण कोरिया में मशरूमों में रेडियो एक्टिव पदार्थ पाया गया था। उन मशरूमों को चीन का बताकर बेचा गया था, लेकिन जांच हुई तो पता चला कि असल में वो मशरूम उत्तर कोरिया में उगाए गए थे। इसी वजह से जापान, चीन और दक्षिण कोरिया के हाथ पांव फूल गए हैं। जापान और चीन ने तो रेडिएशन की मॉनिटरिंग भी शुरू कर दी है। हालांकि उत्तर कोरिया ने रेडिएशन के दावों को फिजूल बताया और खबर है कि वो 7वीं बार न्यूक्लियर टेस्ट करने की तैयारी में है। इधर चीन को जवाब देने के लिए फिलीपींस ने ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल करने की तैयारी कर ली है। चीन और फिलीपींस के बीच तनाव हर बीतते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है, जिस वजह से चीन के खिलाफ फिलीपींस ब्रह्मोस एंटीशिप क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल कर सकता है। दक्षिण चीन महासागर और आसपास के इलाकों में चीन के बढ़ते दबाव को देखते हुए फिलीपींस की चीन को चित करने की तैयारी है। यही वजह है कि फिलीपींस ने करीब 1 साल पहले जनवरी में भारत से 3 ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने की डील की थी, जिन्हें ऑपरेट करने की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी गई। महाराष्ट्र के नागपुर में फिलीपींस के 21 नौसैनिकों की ट्रेनिंग पूरी भी हो गई। 23 जनवरी से 11 फरवरी के बीच इन जवानों को ट्रेनिंग देने का काम किया गया। जबकि खबर है कि फिलीपींस के नौसैनिकों ने ट्रेनिंग के लिए पिछले साल जुलाई-अगस्त से ही भारत आना शुरू कर दिया था। इस दौरान फिलीपींस के नौसैनिकों को ब्रह्मोस को ऑपरेट करने का हर पैंतरा सिखाया गया। क्योंकि ब्रह्मोस दुनिया की सबसे खतरनाक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जो कि 290 किलोमीटर तक की दूरी पर मौजूद दुश्मन के जंगी जहाजों को आसानी से निशाने पर ले सकती है। खास बात तो यह है कि इसे जहाज, सबमरीन, एयरक्राफ्ट और जमीन किसी भी जगह से आसानी से लॉन्च किया जा सकता है। और तो और ब्रह्मोस को रेडार के जरिए भी पकड़ पाना मुमकिन नहीं है। इसकी इन्हीं खूबियों की वजह से फिलीपींस इस सुपरसोनिक मिसाइल को चीन के खिलाफ तैनात कर सकता है। उधर पाई पाई के लिए मोहताज पाकिस्तान को चीन से कर्ज मिल गया। हालांकि उसे यह कर्ज कई शर्तों के साथ मिला। ये दावा वहां की मीडिया ने किया। पाकिस्तान पहले से चीन के कर्ज तले दबा हुआ है और वो लगातार उससे ये कर्ज वापस मांग रहा है, लेकिन भूखों मर रहे पाकिस्तान के पास चीन को देने के लिए फूटी कौड़ी तक नहीं है। इसके बावजूद उसने चीन के आगे हाथ फैलाना जारी रखा और आखिरकार चीन ने उसे भीख दे भी दी। लेकिन पाकिस्तान को ये कर्ज यूं ही नहीं मिला, बल्कि चीन ने उसके सामने कई शर्तें रखी हैं। पाकिस्तान को चीन से कर्ज मिलने का ये दावा वहां की मीडिया ने किया और ये खबर उड़ी कि चीन ने पाकिस्तान को $70 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में करीब 5800 करोड़ रुपए का कर्ज दिया, जिसके बारे में पाकिस्तान ने IMF को जानकारी दी और बताया कि चीन ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में $70 करोड़ जमा करा दिए हैं, जिससे पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार थोड़ा संभल गया। पाकिस्तान को चीन की मदद ऐसे समय में मिली जब IMF ने उसे बेल आउट पैकेज देने से मना कर दिया, जिसकी एक बड़ी वजह चीन ही था, क्योंकि IMF से मिली रकम से पाकिस्तान सबसे पहले चीन का उधार चुकाएगा। चीन ने पाकिस्तान को बार बार इस बात के लिए बेइज्जत भी किया है। IMF ने इसी वजह से चीन से इस बारे में बात भी की। यही नहीं, उसने पाकिस्तान की सरकार को देश चलाने की शिक्षा देनी शुरू कर दी, क्योंकि पाकिस्तान में कर्ज के नाम पर पैसा आते ही रईसों की चांदी हो जाएगी और गरीबों की हालत जस की तस रहेगी। मतलब IMF को पाकिस्तान पर भरोसा ही नहीं है, जिसकी 2 वजह है। पहला, वहाँ का कुशासन और दूसरा, दूसरे देशों से लिया गया कर्ज, जिसकी वजह से पाकिस्तान की सरकार ने अपने देश का दुनिया भर में तमाशा बना दिया। लेकिन ऐसे मुश्किल वक्त में चीन ने फिर से पाकिस्तान की मदद की, क्योंकि उसे पता है कि उसका ये कदम पाकिस्तान को उसका गुलाम बना देगा। वैसे भी पाकिस्तान चीन के इशारे पर नाचता रहा है, क्योंकि उसे चीन से पैसे मिलते रहे हैं। लेकिन चीन को पता है कि वो एक हद तक ही उसकी मदद कर सकता है, क्योंकि फिलहाल पाकिस्तान की औकात उसका उधार चुकाने की नहीं है और इसीलिए उसने इस बार शर्तें लगाकर मदद की, या यूं कहें कि उसने कंगाल पाकिस्तान को खरीद लिया और पाकिस्तान सरकार खुशी खुशी बिक गई, क्योंकि जब कोई देश उसे फूटी कौड़ी नहीं दे रहा है, चीन ने उसे पैसे दिए। लेकिन आज नहीं तो कल चीन इसकी कीमत पाकिस्तान से वसूल करके ही रहेगा। इधर लोक गायिका नेहा सिंह राठौड़ को यूपी पुलिस की तरफ से नोटिस भेजा गया। नेहा पर आरोप है कि उन्होंने अपने यूपी में काबा सीजन 2 गाने के जरिए समाज में मनमुटाव और भेदभाव के हालात पैदा करने की कोशिश की, क्योंकि इस गाने को कानपुर देहात में मां बेटी की जिंदा जलकर हुई मौत के मामले को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। लेकिन लोक गायिका नेहा सिंह राठौड़ ने यूपी प्रशासन पर उन्हें धमकाने का आरोप लगा दिया। आपके दबाव से मैं नहीं दबूंगी, ना आपके डराने से मैं डरूंगी। यूपी पुलिस ने नेहा को नोटिस भेजकर 3 दिन में जवाब देने को कहा है। नोटिस का जवाब मिलने पर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। नेहा सिंह राठौड़ के मुताबिक यूपी पुलिस ने दिल्ली के मुखर्जी नगर में मौजूद उनके घर पर यह नोटिस भेजा। उधर मुंबई पुलिस की साइबर सेल ने हाई प्रोफाइल लोगों से ठगी करने वालों के एक गिरोह का पर्दाफाश कर दिया। उन्होंने इस गिरोह के 5 सदस्यों को भी गिरफ्तार कर लिया, जिन्हें देश के 6 राज्यों से पकड़ा गया। मुंबई पुलिस ने इनके पास से 1600 से ज्यादा सिम कार्ड भी बरामद किए। 1 करोड़ 20 लाख तक का अमाउंट पता चला। पुलिस के मुताबिक ये गिरोह लोगों को मशहूर क्लबों में शामिल करवाने का झांसा देकर ठगी की वारदात को अंजाम देता था।
पहले ये लोगों से उनकी निजी जानकारी हासिल करते थे, फिर उन्हें एक लिंक स्कैन करने के लिए भेजते थे। जैसे ही कोई उस लिंक को स्कैन करता था, ये उसके बैंक अकाउंट से मोटी रकम निकाल लेते थे। इस बीच भारत ने साफ कर दिया कि वो कंगाल हो चुके पाकिस्तान की मदद नहीं करेगा। पाकिस्तान इन दिनों भारी भरकम कर्ज, महंगाई, आतंकवाद की मार झेल रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में कोहराम मचा है। वहां हालात इतने बुरे हैं कि पैसों के लिए पाकिस्तान को IMF के हाथ पांव तक जोड़ने पड़ रहे हैं। उसके मंत्री और सेना प्रमुख दूसरे देशों में जाकर कर्ज के नाम पर भीख मांगने में जुटे हैं। लेकिन भारत ने दो टूक कह दिया कि वो कंगाल पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं कर सकता। Our relationship today is not one, where we can be relevant directly to that process. विदेश मंत्री S जयशंकर के मुताबिक पाकिस्तान इस हालत के लिए खुद जिम्मेदार है और उसे अपने आप इस मुसीबत से निकलने का रास्ता निकालना होगा। उधर मुस्लिम देशों का रहनुमा बनने वाले सऊदी अरब ने उनकी मदद से हाथ खड़े करने का इशारा कर दिया। पाकिस्तान और मिस्र जैसे मुस्लिम देश सऊदी अरब की मदद के काफी भरोसे हैं, लेकिन पाकिस्तान का हाल देखकर सऊदी अरब को डर है कि कहीं दोस्तों की मदद करते करते उसके हाथ में ही कटोरा ना आ जाए। इसलिए सऊदी अरब ने कहा कि वो मदद के नाम पर अब पानी की तरह पैसा नहीं बहाएगा, बल्कि अपने देश को इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनाने पर ध्यान देगा। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब को यूरोप की टक्कर का, बल्कि उससे भी इतना आधुनिक देश बनाना चाहते हैं कि यूरोप से लेकर अमेरिका बस देखते रह जाएं। इसके लिए वो एक नहीं बल्कि अपने कई ड्रीम प्रोजेक्ट का ऐलान कर चुके हैं। इनमें राजधानी रियाद में न्यू मुरब्बा नाम का मेगा प्रोजेक्ट भी है। सऊदी अरब तेल बेचकर कमाता है और अभी तेल का दाम $80 प्रति बैरल के आसपास चल रहा है। तेल के इतने कम दाम पर तो सऊदी अरब का काम नहीं बन पाएगा। यानी इन प्रोजेक्ट के लिए सऊदी अरब को सैकड़ों बिलियन डॉलर का निवेश चाहिए होगा। लेकिन सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था में FDI भी कम है, इसलिए मोहम्मद बिन सलमान की नाक कटने से बचाने के लिए सऊदी अरब ने धर्म को भुलाकर अपने मुस्लिम दोस्तों की मदद पर कैंची चलाने का मन बना लिया। और सऊदी अरब के वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि उनका देश विदेशी मदद देने की शर्तों को सख्त करेगा। उन्होंने कहा कि पहले सऊदी अरब आराम से अपने दोस्तों को लोन दे दिया करता था, लेकिन अब वो ये गलती नहीं दोहराएगा। सऊदी अरब ने बिल्कुल साफ साफ कह दिया कि जब वो अपने नागरिकों पर टैक्स लगाकर देश चला रहा है, तो बाकी देशों को भी अपने आर्थिक विकास के लिए रास्ते निकालने चाहिए। मतलब सीधे सीधे पाकिस्तान को तमाचा। सऊदी अरब के इस फैसले ने पाकिस्तान के तो होश ही उड़ा दिए हैं। उसके लिए तो कंगाली में आटा गीला हो गया। इधर वंदे भारत ट्रेन पर पथराव का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। महाराष्ट्र के नागपुर से वंदे भारत ट्रेन पर दूसरी बार पथराव की घटना सामने आई, जिसमें उसकी एक खिड़की का शीशा टूट गया। वंदे भारत ट्रेन पर पथराव की यह घटना महाराष्ट्र के भंडारा रेलवे स्टेशन के पास हुई। इससे पहले भी महाराष्ट्र के नागपुर से छत्तीसगढ़ के बिलासपुर तक चलने वाली इस वंदे भारत ट्रेन पर पत्थर बरसाए गए थे। उधर उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक छोटा ट्रक एक ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गया। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 11 लोग घायल हो गए, जिनमें 4 की हालत गंभीर बताई गई, जिन्हें जिला अस्पताल से अलीगढ़ रेफर कर दिया गया। इस हादसे में जिन 4 लोगों की मौत हुई वो एक ही परिवार के बताए गए। इस बीच रावलपिंडी में आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के मुखिया के नजर आने के बाद पाकिस्तान आतंक के मुद्दे पर एक बार फिर बेनकाब हो गया। पाकिस्तान पूरी दुनिया से ये झूठ बोलता रहा कि उसने सैयद सलाउद्दीन को अपने यहाँ शरण नहीं दी है, लेकिन उसकी पोल उस वक्त खुल गई जब रावलपिंडी में सैयद सलाउद्दीन खुलकर सामने आ गया। वो हिजबुल मुजाहिदीन के टॉप कमांडर बशीर अहमद पीर के जनाजे में शामिल हुआ। उसने वहां कई लोगों के सामने दुआ मांगी। बशीर अहमद सैयद सलाउद्दीन का बेहद करीबी था, लेकिन 2 दिन पहले रावलपिंडी में ही अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। वो जम्मू कश्मीर में कई आतंकी घटनाओं में शामिल रहा था और हिजबुल मुजाहिदीन के अलावा उस पर कई दूसरे आतंकी संगठनों के लिए भी काम करने का आरोप था। इसलिए आतंकी बशीर अहमद के खिलाफ जम्मू कश्मीर में कई मामले भी चल रहे थे। लेकिन इसी बीच उसकी हत्या से बौखलाया सैयद सलाउद्दीन ये भूल गया कि पाकिस्तान उसके नाम पर दुनिया से झूठ बोलता आ रहा है। हिजबुल मुजाहिदीन के मुखिया ने रावलपिंडी में भाषण भी दिया, जिससे पाकिस्तान की असलियत एक बार फिर से सामने आ गई और ये साफ हो गया कि भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी सैयद सलाउद्दीन पाकिस्तान में ही है। वो POK में कई आतंकी कैंपों को भी ऑपरेट करता है। इसी वजह से अमेरिका ने भी उसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर रखा है। इसके बावजूद पाकिस्तान उसकी हिफाजत में जुटा है। उधर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तोरखम सीमा बंद होने से वहां गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। वहां 2 दिन पहले तालिबान के लड़ाकों ने पाकिस्तान के जवानों पर फायरिंग की थी और तभी से वहां तनाव बढ़ा हुआ है, जिसके बाद तोरखम सीमा को दोनों तरफ से बंद कर दिया गया और इसका असर यह हुआ कि सीमा के पास 6000 से ज्यादा ट्रक जमा हो गए,
जिनके जरिए सामान अफगानिस्तान से पाकिस्तान भेजा जाना था। लेकिन हजारों ट्रक पिछले 3 दिन से तोरखम बॉर्डर पर अटके हुए हैं और उनमें मौजूद सब्जियों और फलों के सड़ने की नौबत आ चुकी है, जिससे किसानों और व्यापारियों को लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसके अलावा उन लोगों ने पाकिस्तान पर अपनी बात से मुकर जाने का आरोप भी लगाया। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान ने पहले जरूरी सामान और मरीजों को आने जाने की इजाजत दी थी, लेकिन अब वो अपनी बात से पलट गया, जिसकी कीमत किसानों और कारोबारियों को चुकानी पड़ रही है। इधर दिल्ली के पौष इलाके फ्रीडम फाइटर एन्क्लेव में सतीश भारद्वाज नाम के एक बुजुर्ग की हत्या कर दी गई। 75 साल के बुजुर्ग घर में अकेले रहते थे और हत्या की सूचना पड़ोसियों ने पुलिस को दी। और जब पुलिस पहुंची तो घर का पूरा सामान बिखरा पड़ा था। पुलिस का मानना है कि लूटपाट के इरादे से हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। फोरेंसिक टीम के साथ दिल्ली पुलिस इस केस की पड़ताल में जुटी है। उधर रामबन में पहाड़ खिसकने की वजह से दूसरे दिन भी जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद रहा, क्योंकि वहां से मलबा हटाने के दौरान पहाड़ से पत्थर गिरने शुरू हो गए, जिसकी वजह से नेशनल हाईवे पर मलबा हटाने के काम को रोकना पड़ा। इसी वजह से दूसरे दिन भी श्रीनगर नेशनल हाईवे को आवाजाही के लिए बहाल नहीं किया जा सका। इधर राज्यसभा सांसद संजय राउत के आरोपों पर महाराष्ट्र में सियासी घमासान खड़ा हो गया। संजय राउत ने आरोप लगाया कि सीएम एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे ने उन्हें मारने की सुपारी दी है, जिसे गलत ठहराते हुए बीजेपी ने सिरे से नकार दिया। त्यामुळे मला असं वाटतं की ही जी सनसनाटी ते निर्माण करतायत। इससे पहले उद्धव ठाकरे के करीबी संजय राउत ने महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे पर बड़ा आरोप लगाया था। माझ्यावर लवकरच हल्ला करण्याचा प्रयत्न आहे। संजय राउत ने यह आरोप भी लगाया कि शिंदे सरकार के आने के बाद उनकी सुरक्षा हटा ली गई। इस बीच दिल्ली के नजदीक गुरुग्राम में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटरों ने राहुल सोलंकी नाम के आदमी को गोलियों से छलनी कर दिया। हत्या के एक मामले में राहुल को उम्र कैद की सजा हुई थी। वो इन दिनों जमानत पर बाहर था और टैक्सी चलाने का काम करता था। लेकिन आरोप है कि रात करीब 10:30 बजे घर लौटने के दौरान लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 3 शूटरों ने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। बाइक से आए नकाबपोश बदमाशों ने राहुल सोलंकी को एक के बाद एक 13 गोलियां मारी, जिससे पूरा इलाका दहल गया। इसके बाद देर रात खुद को लॉरेंस गैंग का गुर्गा बताने वाले ऋतिक बॉक्सर नाम के बदमाश ने फेसबुक पर एक पोस्ट डालकर हत्या की जिम्मेदारी ली। पोस्ट में उसने लिखा कि जो भी कौशल गैंग, बवाना गैंग और बम्बीहा गैंग का साथ देगा उसका यही हाल होगा। और तो और ऋतिक बॉक्सर नाम के इस बदमाश ने पोस्ट के जरिए ये दावा किया कि लॉरेंस गैंग ने कभी भी गायकों से पैसे नहीं मांगे। साथ ही उसने ये भी धमकी दी कि गुरुग्राम और उसके आसपास के इलाकों में शराब की सभी दुकानों पर उसका हक होगा और जो लोग लॉरेंस गैंग के खिलाफ खड़े होंगे उन्हें किसी भी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा। जांच में यह बात सामने आई कि 2012 में राहुल सोलंकी ने एक आदमी की हत्या कर दी थी, जिसका बदला लेने के लिए ही उसे गोलियों से भून दिया गया। लेकिन यह पता नहीं चल सका है कि राहुल सोलंकी किस गैंग से जुड़ा था। हालांकि उसकी बहन ने अपने पति पर हत्या का शक जताया है। परसों फोन आया, बोला या तो तू राजीनामा कर ले वरना तेरे को भाई को मार देंगे। इस वारदात के बाद पूरे इलाके में सनसनी है। वहीं पुलिस आपसी रंजिश के साथ गैंगवॉर के एंगल से भी इसकी जांच कर रही है। उधर अभिनेत्री आलिया भट्ट चोरी छिपे उनकी तस्वीरें खींचने पर भड़क गईं। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी प्रिवेसी में दखल देने का आरोप लगाते हुए मुंबई पुलिस से मदद की गुहार लगाई। साथ ही उन तस्वीरों को भी पोस्ट किया जिसमें वो अपने घर के लिविंग रूम में बैठी नजर आईं। आरोप है कि उनके घर के सामने वाली इमारत की छत से 2 लोगों ने बिना इजाजत एक न्यूज पोर्टल के लिए उनकी तस्वीरें खींची, जिस पर मुंबई पुलिस को टैग करते हुए उन्होंने एक पोस्ट किया, जिस पर पुलिस ने उन्हें इस मामले की शिकायत दर्ज करवाने की सलाह दी। इधर एकनाथ शिंदे गुट ने उद्धव गुट को एक और झटका देने की तैयारी कर ली। खबर है कि शिंदे गुट मुंबई महानगर पालिका में शिवसेना के दफ्तर पर दावा ठोकने की तैयारी में है, जिसके लिए शिंदे गुट ने योजना भी बना ली। खबर है कि शिंदे गुट साउथ मुंबई के पार्टी दफ्तर शिवालय पर कब्जा करना चाहता है, लेकिन इससे पहले वो मुंबई महानगर पालिका में शिवसेना के दफ्तर पर दावा ठोकेगा। आज आम्ही इथं प्रवेश करते झालेलो आणि आज आम्ही त्याची सोमवारी सुरुवात केलेली आहे। नाम और निशान मिलने के बाद शिंदे गुट लगातार उद्धव से संपत्तियां छीनने में लगा हुआ है। वो अब तक संसद में शिवसेना दफ्तर और महाराष्ट्र विधानमंडल के दफ्तर पर कब्जा कर चुका है। इस बीच आरजेडी विधायक विजय मंडल ने उम्मीद जताई कि तेजस्वी यादव होली के बाद बिहार की कमान संभाल लेंगे। उनका यह बयान ऐसे समय आया जब जेडीयू इस तरह की किसी भी बात को मानने में आनाकानी कर रही है, जबकि अटकलें हैं कि महागठबंधन की नींव ही एक डील पर रखी गई, जिसे आरजेडी विधायक विजय मंडल के बयान ने याद दिला दिया, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि होली के बाद तेजस्वी यादव बिहार के सीएम बन जाएंगे। फागुन के बाद, फगुआ के बाद तेजस्वी जी बिहार की कमान संभालेंगे, ऐसा हम लोगों को उम्मीद है। जबकि जेडीयू 2025 की बात करके ऐसे किसी भी ऐलान से पल्ला झाड़ रही है। 2025 जब आएगा तब बात कीजिएगा, अभी 2025 नहीं है। यानी बिहार में महागठबंधन में कुर्सी की लड़ाई शुरू हो चुकी है। बस नीतीश और तेजस्वी इस पर बात नहीं कर रहे, लेकिन उनकी पार्टी के नेता उनके लिए बैटिंग कर रहे हैं।
जिससे नीतीश की मुश्किल बढ़ रही है, क्योंकि एक तरफ कुशवाहा ने पार्टी छोड़कर उनकी मुश्किल बढ़ाई और अब 2024 से पहले तेजस्वी एंड कंपनी सक्रिय हो गई, जिसने बीजेपी को नीतीश से बदला लेने का मौका दे दिया, क्योंकि चुपके चुपके से ही नीतीश केंद्र में बीजेपी को हराने की रणनीति बना रहे हैं। उधर छत्तीसगढ़ के धमतरी में अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई के दौरान बवाल हो गया। वहां जैसे ही अतिक्रमण को तोड़ने प्रशासन की एक टीम पहुंची, आसपास के लोग सड़कों पर उतर आए और इस कार्रवाई का विरोध करने लगे, जिन्हें जब वहां से हटाने के लिए पुलिस वाले आगे आए तो उनमें कुछ लोग तो खुदाई करने वाली मशीन के आगे लेट गए। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद रहा है कि पुतिन अब अपने परमाणु हथियारों के जखीरे को तेजी से बढ़ाएंगे, क्योंकि उन्होंने अमेरिका के साथ 2010 में की गई स्टार्ट यानी स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी को तोड़ दिया, जिसका मकसद दोनों देशों में परमाणु हथियारों की संख्या को सीमित करना था। दोनों देशों ने तय किया था कि वो अपने पास 1550 से ज्यादा परमाणु हथियार नहीं रखेंगे। इसके साथ ही यह भी तय हुआ था कि दोनों देश 700 से ज्यादा लंबी दूरी की मिसाइलें भी नहीं रखेंगे। लेकिन यूक्रेन जंग के 1 साल पूरे होने से सिर्फ 3 दिन पहले पुतिन ने अमेरिका के साथ हुआ समझौता तोड़ दिया और उन्होंने ऐसे तेवर दिखाए कि अब यूक्रेन उनके हाथों में आने ही वाला है। पुतिन ने एक बार फिर अमेरिका और यूरोप के देशों को आड़े हाथ लिया और आरोप लगाया कि उनकी वजह से ही यूक्रेन के लोगों को जंग की मार झेलनी पड़ रही है, क्योंकि वो जेलेंस्की को मोहरा बनाकर रूस को मात देना चाहते हैं। पुतिन ने साफ शब्दों में यह कह दिया कि वो अमेरिका और नेटो के आगे झुकने वाले नहीं हैं। इसी का जवाब देते हुए पोलैंड में बाइडेन ने भी ताल ठोकी। Our support for Ukraine will not waver. NATO will not be divided. पुतिन को दिए गए बाइडेन के जवाब से साफ है कि रूस और यूक्रेन की जंग अभी लंबी चलेगी, क्योंकि न तो पुतिन कदम पीछे खींचने के लिए तैयार दिख रहे हैं और न ही बाइडेन, बल्कि बाइडेन ने तो रूस के पड़ोस में ही खड़े होकर पुतिन को ललकार दिया। उन्होंने ये साफ कर दिया कि पुतिन को देर सवेर हार माननी ही होगी और जब तक ऐसा नहीं होता अमेरिका और यूरोप के देश जेलेंस्की का साथ नहीं छोड़ेंगे। उधर अमेरिका ने यह दावा किया कि राष्ट्रपति बाइडेन के यूक्रेन में रहने की वजह से पुतिन अपनी बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण नहीं कर पाए। अमेरिका के मुताबिक पुतिन अपनी सबसे घातक मिसाइल सरमात 2 के परीक्षण की तैयारी में थे, जिसकी ताकत से पुतिन कई बार पश्चिमी देशों को डरा चुके हैं। रूस का दावा है कि उसकी यह हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइल सरमात 2 अपने एक प्रहार से दुनिया के किसी भी देश को नक्शे से मिटा सकती है। इसी के दम पर पुतिन अमेरिका के साथ नेटो को भी धमकी दे चुके हैं कि अगर रूस की सुरक्षा पर आंच आई तो वो इसी सरमात 2 से हमला कर देंगे। अमेरिका का दावा है कि रूस अपनी इस मिसाइल का एक बार फिर परीक्षण करने की तैयारी में था, लेकिन बाइडेन के यूक्रेन दौरे की वजह से पुतिन का यह प्लान फेल हो गया। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। तुर्की में 2 दिन पहले आए भूकंप के बताए जा रहे एक वीडियो ने सोशल मीडिया पर सनसनी फैला दी है। इस वीडियो में भूकंप से ठीक पहले और उसके दौरान आसमान में एक तेज नीली रोशनी चमकती दिखाई दे रही है। इस रोशनी ने लोगों को डरा दिया है। सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि इस नीली रोशनी का भूकंप से क्या रिश्ता है। क्या तुर्की में भूकंप आने से पहले कुदरत उसकी चेतावनी दे रही थी? क्योंकि दावा किया गया कि पहले नीले रंग की वो तेज रोशनी आसमान में दिखी और उसके दिखते ही तुर्की में जलजला आ गया। जबकि वीडियो की शुरुआत में सब सामान्य था, लेकिन तभी बिजली चली गई, अंधेरा छा गया और दूर हल्की सी नीली रोशनी नजर आई। इसके बाद धरती कांपी नहीं बल्कि थर्रा उठी। ऐसा लगा जैसे किसी ने जमीन को नीचे से उठाकर हिला दिया हो। मगर इसी दौरान रात का काला आसमान फिर नीला पड़ गया। अब की बार तो वो नीली रोशनी बिजली की तरह चमकती दिखी और फिर तेज नीली रोशनी का ऐसा गुब्बारा फूटा जैसे किसी धमाके के बाद होता है। आसमान में रोशनी के साथ जमीन की कंपन ने लोगों के मन में कई सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि भूकंप के दौरान इस तरह आसमान का चमकना लोगों के लिए नया था। कहा जाने लगा कि वो नीली रोशनी चेतावनी दे रही थी, इस बात की ओर इशारा कर रही थी कि संभल जाओ, कुछ खतरनाक होने वाला है। और हुआ भी वही। नीली रोशनी के दिखते ही भूकंप आ गया। ये वीडियो वहां खड़ी एक कार के डैश कैम में रिकॉर्ड हुआ। उस पर 20 फरवरी 2023 की तारीख भी लिखी दिखी और 20 फरवरी को यानी 2 दिन पहले ही तुर्की में एक बार फिर 6.4 की तीव्रता का भूकंप आया। कई न्यूज वेबसाइटों पर भी यह वीडियो शेयर किया गया है, इसलिए यह वीडियो नकली तो नहीं हो सकता। यानी तुर्की के आसमान में नीली रोशनी चमकी और फिर वहां भूकंप आ गया। मतलब इतनी बात तो सही निकली, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्या वाकई प्रकृति तुर्की में लोगों को भूकंप की चेतावनी दे रही थी? वो नीली रोशनी क्या थी? तो असल में तुर्की में जो हुआ वो कोई अजूबा नहीं था, उसे वैज्ञानिक अर्थक्वेक लाइट कहते हैं। तुर्की में वो नीले रंग की दिखी, लेकिन वो अलग अलग रंग और आकार की हो सकती है। कभी अर्थक्वेक लाइट भूकंप से कुछ मिनट पहले नजर आती है, कभी उसके दौरान दिखती है, कभी उसके बाद भी वो आसमान में चमकती नजर आती है। और ये घटना भी कोई पहली बार नहीं हुई है। आज से 135 साल पहले जब 1888 में न्यूजीलैंड में भूकंप आया था, तब भी आसमान को तेज रोशनी से चमकते हुए देखा गया था। हाँ, ये जरूर है कि अर्थक्वेक लाइट का दिखना
आम नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि वो हर भूकंप से पहले आसमान में दिखे ही दिखे, लेकिन ऐसा क्यों होता है तो इस पर वैज्ञानिक भी बटे हुए हैं। उनके लिए भी समझना मुश्किल है कि भूकंप से आसमान में रोशनी चमकने की वजह क्या है। इसलिए अलग अलग थ्योरियां। कहा जाता है कि जब भूकंप आता है तो धरती के अंदर मौजूद कुछ खास तरह की चट्टानों में इलेक्ट्रिक चार्ज एक्टिवेट हो जाता है और वो उसे आसमान में रिलीज कर देती हैं। इस वजह से अर्थक्वेक लाइट दिखती है। एक अनुमान यह भी है कि टेक्टोनिक प्लेटों के दबाव की वजह से चट्टानें ताकतवर इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करती हैं और इस वजह से अर्थक्वेक लाइट दिखती है। एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। खबर है कि किसी भी वक्त ईरान और इजराइल में जंग छिड़ने वाली है। माना जा रहा है कि शुरुआत इजराइल की तरफ से होगी। ये कयास इसलिए लग रहे हैं क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री ने आनन फानन में 5 बैठकें की हैं। वहां के रक्षा मंत्री से लेकर मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ और मोसाद के हेड तक से मीटिंग की गई है। और इन हाई लेवल मुलाकातों का एक ही मतलब है, वो ये कि इजराइल बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहा है और वो प्लानिंग जंग की है। बल्कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने इरादों को सीक्रेट भी नहीं रखा है। उन्होंने दो टूक कहा कि ईरान जैसे देशों की अकील तभी ठिकाने आ सकती है जब उन्हें हमले का डर दिखाया जाए या फिर उन पर हमला ही कर दिया जाए। नेतन्याहू का बयान तब आया है जब कुछ दिन पहले ये रिपोर्ट आई थी कि ईरान परमाणु बम बनाने के काफी करीब पहुंच चुका है और अगर ईरान ने परमाणु बम बना लिया तो इजराइल को शक नहीं बल्कि पूरा यकीन है कि ईरान अपने न्यूक्लियर हथियार उसी पर चलाकर टेस्ट करेगा। इसलिए इजराइल ने कहा कि ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो ये है कि उस पर हमला कर दिया जाए। लेकिन इसके साथ ही नेतन्याहू ने यह भी कह दिया कि हमला करने में जितनी देर होगी हमला करना उतना ही मुश्किल होगा। यानी इजराइल तो खुलेआम कह रहा है कि वो ईरान पर हमला करने में अब और देर नहीं करेगा क्योंकि पहले ही काफी देर हो चुकी है। इजराइल ने कहा कि अगर ईरान के पर कतरने हैं तो आर्थिक प्रतिबंधों से ही काम नहीं चलने वाला, अब एक्शन लेने का वक्त आ गया है। कुछ दिन पहले ही नेतन्याहू ने कहा था कि वो ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। इस बीच यूक्रेन के दौरे के बाद पोलैंड पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने पुतिन पर जोरदार पलटवार किया। उन्होंने पुतिन को तानाशाह बताते हुए तंज किया कि उनका यूक्रेन जीतने का सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा क्योंकि वो खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ डटकर खड़े हैं। बाइडेन के मुताबिक पुतिन एक ऐसा सपना देख रहे हैं जो जल्द ही टूटने वाला है। बाइडेन यूक्रेन के दौरे के बाद रूस के पड़ोसी देश पोलैंड पहुंचे थे, जहां उन्होंने अपने संबोधन के जरिए ये जता दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए पुतिन को जीत नसीब नहीं होगी। Ukraine will never be a victory for Russia. बाइडेन ने पोलैंड में हुंकार भरते हुए पुतिन के परमाणु परीक्षण करने की चेतावनी पर भी वार किया। उन्होंने ये साफ कर दिया कि पुतिन जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ भी किया तो उन्हें कीमत चुकानी होगी। क्योंकि एक रोज पहले ही मॉस्को में दिए गए अपने भाषण में पुतिन ने परमाणु हथियारों पर अमेरिका को ललकारा था। पुतिन ने अमेरिका को आंखें दिखाते हुए कह दिया था कि अगर खबर है कि चीन से लड़ने के लिए अमेरिका सीक्रेट ड्रोन आर्मी बना रहा है। हाल ही में जासूसी गुब्बारों के मुद्दे पर चीन और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया था, जिसके बाद से ही आशंका जताई जा रही है कि इन दोनों देशों के बीच कभी भी जंग छिड़ सकती है। ऐसे में दोनों ही अपनी ताकत को बढ़ाने में जुटे हैं। इस बीच खबर है कि चीन से भिड़ने के लिए अमेरिका सीक्रेट ड्रोन आर्मी बना रहा है, यानी जंगी ड्रोन का ऐसा झुंड जो पलक झपकते ही अपने टारगेट को तबाह कर देगा। असल में यूक्रेन जंग की वजह से पूरी दुनिया खतरनाक ड्रोन की ताकत पहचान चुकी है। हालांकि खबर है कि अमेरिका जो सीक्रेट आर्मी तैयार कर रहा है उसमें एक साथ हजारों ड्रोन तैनात होंगे, जिसकी वजह से इसका सामना कोई भी हथियार नहीं कर पाएगा। इस बीच बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई का एक और वीडियो वायरल हो गया। इस वीडियो में भी वो हाथ में पिस्तौल लिए नजर आए और आरोप है कि इसी पिस्तौल के दम पर उन्होंने एक शादी समारोह के दौरान लोगों को धमकाने की कोशिश की। वीडियो में दिखा कि मैरिज हॉल से बाहर निकलने के बाद उन्होंने हवा में फायरिंग भी की। हालांकि इन वीडियो के सामने आने के बाद बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इस पर अपना रुख साफ कर दिया। उन्होंने पुलिस से कानून के मुताबिक एक्शन लेने की अपील की। इस देश में संविधान है और जो करेगा सो भरेगा, हम सबके साथ हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई का ये वीडियो 11 फरवरी का बताया गया। इससे पहले भी उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उन पर एफआईआर दर्ज कर ली थी। इधर छत्तीसगढ़ के धमतरी में अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई के दौरान बवाल हो गया। वहां जैसे ही अतिक्रमण को तोड़ने प्रशासन की एक टीम पहुंची, आसपास के लोग सड़कों पर उतर आए और इस कार्रवाई का विरोध करने लगे। जिन्हें जब वहां से हटाने के लिए पुलिस वाले आगे आए तो उनमें कुछ लोग तो खुदाई करने वाली मशीन के आगे लेट गए और वहां से हटने को तैयार ही नहीं हुए। और जब पुलिस वालों ने उन्हें उठाकर वहां से अलग करना चाहा तो कुछ महिलाएं पुलिस वालों से धक्का मुक्की पर उतर आईं। जिसके बाद पहले तो हंगामा करने वाले लोगों को हिरासत में लिया गया
और फिर अतिक्रमण तोड़ने की कार्रवाई पूरी की गई। जानकारी के मुताबिक अतिक्रमण कर बनाए गए मकान का केस छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में चल रहा था, जिस पर फैसला आने के बाद उसे ढहाने के लिए वहां प्रशासन की टीम पहुंची थी। उधर भारत की ताकत के आगे एक बार फिर चीन की हेकड़ी निकल गई। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तरफ से सीमा पार करने वाली नदियों को साझा करने पर सहयोग की अपील की गई, जबकि कुछ महीनों पहले तक ऐसा नहीं था। असल में अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन दुनिया का सबसे बड़ा पनबिजली बांध बना रहा है, जिसका भारत और बांग्लादेश ने कड़ा विरोध किया, क्योंकि ये बांध दोनों देशों तक पानी की सप्लाई को बाधित कर सकता है। लेकिन चीन ने भारत और बांग्लादेश की चिंताओं को ये कहते हुए नजरअंदाज कर दिया कि वो उनके हितों को ध्यान में रखेगा। लेकिन भारत के कड़े विरोध के आगे चीन की हेकड़ी निकल गई। अब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सीमा पार करने वाली नदियों को साझा करने को लेकर सहयोग की अपील की है। यही नहीं, चीन ब्रह्मपुत्र के पानी की जानकारी साझा करने के लिए भी तैयार हो गया। इस बीच ग्लेशियरों पर रिसर्च करने वाली संस्था नेशनल स्नो एंड आइस सेंटर ने दावा किया कि अंटार्कटिका में एक दिन में करीब 20 लाख वर्ग किलोमीटर बर्फ पिघल गई। ऐसा तब है जब अंटार्कटिका धरती का सबसे सर्द इलाका है और वहां का 99% हिस्सा बर्फ से ढका रहता है। ऐसे में वहां तेजी से बर्फ पिघल रही है। ये दावा ग्लेशियरों पर रिसर्च करने वाली संस्था नेशनल स्नो एंड आइस सेंटर का है, जिसके मुताबिक 13 फरवरी को अंटार्कटिका में 19.1 लाख वर्ग किलोमीटर बर्फ पिघल गई, जो कि पिछले साल के रिकॉर्ड से मामूली कम है। पिछले साल 25 फरवरी को 19.2 लाख वर्ग किलोमीटर बर्फ के पिघलने का दावा किया गया था। लेकिन लगातार ये दूसरा साल है जब एक दिन में अंटार्कटिका के इतने बड़े हिस्से में बर्फ पिघली। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक इस साल बीते कई साल का रिकॉर्ड टूट सकता है, क्योंकि पिछले साल सबसे ज्यादा बर्फ 18 फरवरी से 3 मार्च के बीच पिघली थी और अनुमान है कि इस साल वो रिकॉर्ड टूट जाएगा। बीते 40 साल में यह देखा गया है कि गर्मी के मौसम में दुनिया के 5वें सबसे बड़े महाद्वीप अंटार्कटिका में सबसे तेजी से बर्फ पिघली, जिससे यह आशंका बढ़ गई कि अंटार्कटिका में यह बर्फ गर्म हवाओं की वजह से पिघल रही है। मौसम वैज्ञानिकों को डर इस बात का है कि 1.42 करोड़ वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैले अंटार्कटिका में अगर बर्फ पिघल जाती है तो इससे समंदर में पानी 200 फीट तक बढ़ सकता है, जिसके कारण कई शहर समुद्र में समा सकते हैं। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूसी सेना ने यूक्रेन के बखमूत में मिसाइलों की बारिश कर दी। बताया गया कि पुतिन की फौज ने इतने भीषण हमले किए कि बखमूत शहर का ज्यादातर हिस्सा खंडहर में तब्दील हो गया, क्योंकि रूसी सेना अब किसी भी कीमत पर बखमूत को अपनी मुट्ठी में करना चाहती है। खबर है कि इसीलिए उसने यूक्रेन पर हमले पहले से और ज्यादा तेज कर दिए। आरोप है कि पुतिन की फौज ने एक ही दिन में ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी। रूस की सेना के कहर बरपाने के बाद का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें बखमूत के एक हिस्से में तबाही का मंजर दिखाई दिया। इसी वीडियो में वैगनर ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन भी नजर आए, जो अपने लड़ाकों के साथ बातचीत करते दिखे। येवगेनी प्रिगोजिन का दावा है कि वो जल्द से जल्द इस शहर को अपनी मुट्ठी में कर लेंगे। हालांकि यूक्रेन के मुताबिक उसके जवान रूसी सेना को मुंह तोड़ जवाब देने से पीछे नहीं हट रहे। लेकिन इस भीषण जंग के बीच अगर कोई पिस रहा है तो वो बखमूत के लोग हैं, क्योंकि रूस के हमलों की वजह से उन्हें काफी चोट पहुंची है। दावा है कि वहां रूसी फौज के हमलों में अब तक कई लोगों की जान चली गई। यही वजह है कि कई लोग अब बखमूत को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक पुतिन की फौज से मुकाबला करने के लिए यूक्रेन के जवानों ने भी एक ही दिन में 36 से ज्यादा मिसाइलें दाग दी। लेकिन दावा है कि इसके बावजूद हथियारों की कमी यूक्रेन के लिए सबसे बड़ी चिंता बनी हुई है। खबर है कि इसीलिए अब कई पश्चिमी देश भी यूक्रेन को ज्यादा से ज्यादा हथियार भेज रहे हैं, ताकि किसी भी सूरत में जेलेंस्की के सैनिक रूसी फौज के आगे घुटने टेकने को मजबूर न हो। इधर भिवानी कांड के मुख्य आरोपी मोनू मानेसर के समर्थन में दूसरे दिन हरियाणा के पलवल में महापंचायत बुलाई गई, जिसमें विश्व हिंदू परिषद ने राजस्थान सरकार को मोनू मानेसर की गिरफ्तारी न करने की चुनौती दी। साथ ही उन्होंने महापंचायत में इस बात का भी ऐलान कर दिया कि जांच पूरी न होने तक वो मोनू मानेसर की गिरफ्तारी नहीं होने देंगे। हम राजस्थान सरकार से लड़ने के लिए तैयार हैं। विश्व हिंदू परिषद ने महापंचायत में भिवानी कांड की राजस्थान पुलिस के बजाय सीबीआई से जांच करवाने की भी मांग की। इस बीच दुनिया भर में भारत के पीएम का डंका बजने के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन को सच का आईना दिखा दिया। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने साफ कर दिया कि भारत के प्रधानमंत्री की नीतियों ने दुनिया भर में कमाल दिखाया और यूक्रेन जंग के बीच भारत एक ऐसी शक्ति बनकर उभरा जिसकी ओर पूरी दुनिया उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। लेकिन चीन की करतूतों ने भारत के प्रधानमंत्री को सख्त फैसले लेने पर मजबूर कर दिया। नतीजा ये हुआ कि पीएम के पुतिन और बाइडेन जैसे नेताओं से रिश्ते परवान चढ़े और शी जिनपिंग से उन्होंने दूरी बना ली, क्योंकि चीन ने बार बार भारत की पीठ में छुरा घोंपा और समझौतों की धज्जियां उड़ाई। China is an exception. It is an exception because China has violated agreements that we have. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह भी साफ कर दिया कि पिछले 9 साल में प्रधानमंत्री ने दुनिया में भारत की छवि एक वर्ल्ड लीडर की बना दी है
और ज्यादातर ताकतवर देश भारत के संग अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहते हैं, जिसकी बड़ी वजह है कि पीएम का बेबाक अंदाज और बेहतरीन कूटनीति, जिनके दम पर उन्होंने पुतिन और बाइडेन दोनों से अच्छे रिश्ते रखे। यूरोप और भारत के बीच दोस्ती का तो ये सबसे अच्छा दौर चल रहा है। विदेश मंत्री ने इसका श्रेय प्रधानमंत्री को दिया और डंके की चोट पर कहा कि चीन को छोड़कर दुनिया की ज्यादातर महाशक्तियों से भारत के संबंध बहुत मजबूत हैं। My relationship with the major powers is very good. इन देशों में अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और पूरा का पूरा यूरोप शामिल है, जिन्हें भारत के पीएम ने अपनी कूटनीति का कायल बना दिया। इन देशों के दौरे के दौरान एस जयशंकर को खुद यह महसूस हुआ और अपने इंटरव्यू में उन्होंने ये बताया कि प्रधानमंत्री की कोशिश ने पिछले 9 साल में भारत की छवि का कायाकल्प कर दिया और उनकी विदेश नीति के आगे बड़े बड़े नेता नतमस्तक हो गए। उधर यूरोप के देश एक एक कर उम्मीद जता रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री यूक्रेन जंग रोक सकते हैं। इस बार डेनमार्क का बयान आया, जिसके राजदूत ने भारत के पीएम की जंग रोकने की कोशिश की दिल खोलकर तारीफ की और यूक्रेन जंग में भारत के पीएम के रोल को अहम माना। प्रधानमंत्री मोदी के उस बयान की तो अब तक चर्चा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये युग युद्ध का युग नहीं है। इंडिया has a very important global role. Honorable Prime Minister Narendra Modi is playing a very, very important role globally. एक दिन पहले ही यूरोपियन यूनियन के राजदूत ने भी कुछ ऐसा ही बयान दिया था, यानी यूरोप जानता है कि पीएम और पुतिन की दोस्ती में वो जादू है जो यूक्रेन को बचा सकता है, क्योंकि उज्बेकिस्तान में जब पीएम ने पुतिन से जंग पर बात की थी, उन्होंने खुद शांति की बात पर हामी भरी थी। यानी जो पुतिन जंग की बात होते ही बाइडेन जैसे नेता पर भड़क जाते हैं, उन्होंने मोदी की बात सुनी भी और समझी भी, क्योंकि पीएम ने जिस गहराई से ये बात की थी, पुतिन को वो समझ आ गई थी, क्योंकि पीएम ने अपने बयान से पुतिन को बता दिया था कि जंग से किसी का फायदा नहीं और अगर कोई मसला बातचीत से सुलझ सकता है तो फिर तो किसी और रास्ते जाने की जरूरत ही नहीं। भारत में डेनमार्क के राजदूत पीएम की इन्हीं कोशिशों की वजह से उनके मुरीद बन गए। India already has done a lot to make its influence. मतलब डेनमार्क ने भी माना कि पीएम यूक्रेन जंग रोकने में अहम रोल निभा सकते हैं, क्योंकि जंग के दौरान पीएम ने बार बार कहा कि भारत जंग में नहीं शांति में भरोसा रखता है। इस बीच रूस का हॉलैंड के साथ भी तनाव बढ़ गया, क्योंकि हॉलैंड ने जासूसी का आरोप लगाकर रूस के कई राजनयिकों को अपने देश से निकल जाने को कह दिया और इसके लिए हॉलैंड ने केवल 2 हफ्तों की मोहलत दी। हॉलैंड ने एम्स्टर्डम में रूस के ट्रेड मिशन को भी बंद करवा दिया और रूस के शहर सेंट पीटर्सबर्ग में अपना कॉन्सुलेट भी बंद कर दिया। असल में दोनों देशों के बीच इस तनाव की शुरुआत यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद ही हो गई थी, जब हॉलैंड ने रूस के 17 राजनयिकों को जासूसी के आरोप में देश से निकाल दिया था। फिर दोनों देश नए डिप्लोमेट तैनात करने पर राजी हुए, लेकिन रूस पर आरोप है कि उसने वीजा ही मुहैया नहीं करवाया। इसी से नाराज हॉलैंड ने एक बार फिर रूसी डिप्लोमेट को बाहर जाने का फरमान सुना दिया, लेकिन रूस ने भी कह दिया कि उसके इस कदम का सही जवाब दिया जाएगा। उधर कैरिबियाई देश क्यूबा के जंगलों में लगी आग हर गुजरते दिन के साथ तेजी से फैलती जा रही है, जिसकी वजह से करीब 600 लोग बेघर हो गए। क्योंकि क्यूबा के जंगलों में लगी आग उसके ओल्गिन प्रांत के कई रिहायशी इलाकों के लिए खतरा बन गई। ऐसे में प्रशासन ने एहतियातन सैकड़ों लोगों को वहां से सुरक्षित जगह पहुंचाया। इस बीच वहां आग बुझाने का काम भी लगातार जारी है। जंगलों में लगी आग की वजह से वहां अब तक 150 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन बर्बाद हो गई। इधर मशहूर लेखक सलमान रश्दी के हमलावर को ईरान ने सम्मानित किया और यह ऐलान किया कि उस हमलावर को 1000 स्क्वायर मीटर कृषि जमीन पुरस्कार में दी जाएगी। क्योंकि अमेरिका के न्यूयॉर्क में पिछले साल सलमान रश्दी जब एक कार्यक्रम के दौरान लेक्चर देने के लिए खड़े हुए थे और जैसे ही स्टेज पर पहुंचे थे, एक हमलावर ने उन पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया था। उस हमले का आरोप 24 साल के एक अमेरिकी नागरिक पर लगा था। इस हमले में सलमान रश्दी ने अपनी एक आंख खो दी और अब उनका एक हाथ भी ठीक तरीके से काम नहीं करता, जिस वजह से ईरान में खुमैनी के फतवों को लागू करने वाले फाउंडेशन के सचिव मोहम्मद इस्माइल जरई ने सलमान रश्दी के हमलावर को सम्मानित किया और उसे 1000 स्क्वायर मीटर कृषि जमीन देने का ऐलान कर दिया, क्योंकि ईरान के तब के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खुमैनी ने सलमान रश्दी के नाम पर एक फतवा जारी किया था। क्योंकि सलमान रश्दी ने द सैटनिक वर्सेस नाम की एक किताब लिखी थी, जिसे लेकर वो विवादों में रहे। इस किताब के जरिए उन पर ईश निंदा का भी आरोप लगा था और यही वजह थी कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खुमैनी ने रश्दी को मौत की सजा दिए जाने का फतवा जारी कर दिया था। रश्दी की हत्या करने वाले को करीब 30 लाख डॉलर यानी कि भारतीय रुपयों में करीब 24 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया गया था। ऐसे में कई मुस्लिम देशों ने सलमान रश्दी पर पैगंबर के अपमान का आरोप लगाते हुए उनकी किताब द सैटनिक वर्सेस को बैन कर दिया था। किताब के विरोध की वजह से भारत में भी द सैटनिक वर्सेस की खरीद और बिक्री पर पाबंदी लगा दी गई थी। इस बीच दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जासूसी कांड में भी मुसीबत बढ़ गई, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीबीआई को केस दर्ज करने की मंजूरी दे दी, जिसके बाद फीडबैक यूनिट के जरिए जासूसी कराने के आरोप में सिसोदिया समेत कुल 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। आरोप है कि 2015 में विजिलेंस विभाग के तहत बनाई गई फीडबैक यूनिट ने आम आदमी पार्टी के लिए दूसरी पार्टियों और उनके नेताओं की जासूसी करने का काम किया।
इधर पंजाब के फतेहगढ़ में पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में 2 गैंगस्टर मारे गए जबकि एक घायल हो गया। बताया गया कि पुलिस को लंबे वक्त से इन तीनों गैंगस्टरों की तलाश थी और जैसे ही पुलिस को उनकी लोकेशन का पता चला तो पुलिस ने वहां धावा बोल दिया। बताया गया कि तीनों गैंगस्टरों ने पुलिस पर फायरिंग करते हुए वहां से भागने की कोशिश की और पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 गैंगस्टर मारे गए। वहीं इस मुठभेड़ में एक गैंगस्टर घायल हो गया जबकि 2 पुलिस वाले भी जख्मी हो गए। उधर निकी मर्डर मामले में दिल्ली की द्वारका कोर्ट ने मुख्य आरोपी साहिल गहलोत को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। साहिल गहलोत की पुलिस हिरासत पूरी होने के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से दिल्ली की द्वारका कोर्ट ने उसे 12 दिन न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस ने उसे इसी महीने की 14 तारीख को निकी यादव की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया था। इस बीच पाकिस्तान को चीन ने किस कदर चूना लगाया, इसका एक और नमूना सामने आ गया। पता चला है कि चीन से पाकिस्तान ने जो भी ड्रोन और मिसाइलें खरीदी उनमें ज्यादातर कबाड़ निकला, जिसका मतलब यह है कि वो सारे हथियार काफी पुराने थे और कबाड़ से ज्यादा कुछ नहीं थे। पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान ने सैकड़ों करोड़ डॉलर के हथियार चीन से खरीदे। इनमें कुछ छोटे एयरक्राफ्ट तक शामिल हैं। बहुत बड़ी संख्या में ड्रोन खरीदे गए। केवल सर्वेलेंस वाले ड्रोन नहीं बल्कि हथियार ले जाने में सक्षम ड्रोन भी चीन ने पाकिस्तान को बेच दिए। लेकिन अब पता चला कि चीन के बड़े बड़े बम पूरी तरह फुस निकले। यानी जिन ड्रोन के दम पर पाकिस्तान इतरा रहा था, जब उनका टेस्ट किया गया तो वो खराब निकले और उन ज्यादातर हथियारों को ठीक करने के लिए पाकिस्तान ने उन्हें वापस चीन भेज दिया। लेकिन यह खबर पाकिस्तान के लोगों तक भी पहुंच गई कि चीन से मिले ड्रोन के पुर्जे टूटे हुए थे। ऊपर से यह भी साफ हो गया कि चीन ने जो हथियार पाकिस्तान को भेजे वो नए नहीं थे, बल्कि पहले से कई बार इस्तेमाल किए जा चुके थे। इसीलिए उनके ऐसे पुर्जे टूटे हुए मिले जो बार बार इस्तेमाल करने की वजह से टूटते हैं। पिछले दिनों IMF ने भी पाकिस्तान को सावधान किया था। उसने ये भी बताया था कि वहां अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट लगाकर चीन पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को दीमक की तरह चाट रहा है। अब कबाड़ हो चुके हथियारों के बाद चीन की मंशा एक बार फिर साफ हो गई। उधर घटती आबादी की वजह से चीन चिंता में पड़ गया, क्योंकि पिछले साल चीन की जनसंख्या में 8.5 लाख की गिरावट दर्ज की गई, जो 1960 के बाद पहली बार हुआ। आबादी में 8.5 लाख की गिरावट के आंकड़े ने चीन की सरकार की टेंशन बढ़ा दी, जिसे दूर करने के लिए चीन में नई नई योजनाएं लाई गई हैं, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा है शादी के बाद 30 दिनों की पेड लीव देने की, जो पहले सिर्फ 3 दिनों की थी। चीन अब जन्म दर को बढ़ाने की कोशिश में लगा है, लेकिन चीन ने 1980 से 2015 तक सख्ती के साथ एक बच्चे की नीति को लागू किया और माना जाता है कि इसी कारण चीन की जनसंख्या में संतुलन बिगड़ गया। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में गोवंश की चोरी का एक वीडियो सामने आया, जिसमें 2 लोग सड़क पर घूमते गाय के बछड़े को पकड़कर कार में ले जाते हुए दिखाई दिए। इस दौरान गाय का बछड़ा उनसे बचने के लिए यहां वहां भागता हुआ नजर आया, लेकिन वो लोग उसे पकड़ने में कामयाब हो गए और अपने साथ ले गए। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस उन चोरों की तलाश में जुट गई। 2 टीमों का गठन कर दिया गया है। वहां रहने वाले लोगों ने उनके इलाके से एक नहीं बल्कि कई गाय के बछड़े गायब होने का आरोप लगाया। इधर सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव गुट की याचिका पर सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग के फैसले पर रोक लगाने से मना कर दिया। चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को असली शिवसेना बताते हुए पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह इस्तेमाल करने की इजाजत दी थी, जिसके खिलाफ उद्धव गुट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि कोर्ट ने शिंदे गुट को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में जवाब देने का आदेश दिया। उधर राजस्थान के भरतपुर में कुछ दिन पहले हुए एक डबल मर्डर के आरोपियों की तस्वीरें पुलिस ने जारी कर दी, जिन पर 2 लोगों को हरियाणा के भिवानी में एक कार में जिंदा जलाकर मौत के घाट उतारने का आरोप लगा। रिंकू सैनी तो अरेस्ट हो चुका है। इसके अलावा 8 व्यक्तियों की पहचान स्पष्ट रूप से, हालांकि पुलिस ने मोनू मानेसर नाम के बदमाश को इस लिस्ट से हटा दिया, जबकि शुरुआती FIR में उस पर उन दोनों लोगों के अपहरण का आरोप लगा था। इधर कई मुस्लिम संगठनों के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। चंडीगढ़ में हुए ऑल इंडिया माइनॉरिटी कॉन्क्लेव में कई मुस्लिम संगठनों के नेताओं ने हिस्सा लिया और इस कार्यक्रम का विषय रोल ऑफ माइनॉरिटीज इन अमृतकाल रखा गया था। कार्यक्रम में मौजूद सरकार के कई अहम फैसलों पर बात हुई। मुस्लिम संगठनों के नेताओं ने 3 तलाक खत्म करने के फैसले की भी तारीफ की। साथ ही ये भी कहा कि ट्रिपल तलाक खत्म होने के बाद महिलाओं को आत्मसम्मान भी मिला और वो ज्यादा आत्मनिर्भर भी हुई। मुस्लिम संगठनों के नेताओं ने इन फैसलों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खूब तारीफ की। जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है, उन्होंने पूरे मुल्क के लिए और ख़ास तौर से माइनॉरिटीज़ के लिए बेशुमार ऐसे कदम उठाए हैं जिनकी सराहना की जानी चाहिए। विमेन जो डिप्राइव होकर रहती थी उनको एक स्टेटस देने के लिए एक बहुत अच्छा ये कदम उठाया गया है और इस हवाले से हम जो हुकूमत है उसकी बहुत सराहते हैं। उधर उत्तर प्रदेश के हरदोई में एक लड़के का वीडियो वायरल हो गया, जिसमें वो एक लड़की को मोटरसाइकिल की टंकी पर बैठाकर घुमाता नजर आया और उन पर सड़क पर अश्लील हरकत करने का आरोप लगा,
जिसके बाद पुलिस उनकी तलाश में जुट गई। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल के नंबर की मदद से उन्हें ढूंढा जा रहा है। आवश्यक विधिक कार्रवाई इसमें की जाएगी। जिस वक्त वो सड़क पर घूम रहे थे, उनके पीछे चल रही एक गाड़ी में मौजूद कुछ लोगों ने उनका वीडियो बना लिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस बीच चीन की राजधानी बीजिंग में एलएसी विवाद के मुद्दे पर भारत और चीन के अधिकारियों की बैठक हुई। इस मुद्दे पर दोनों देशों के अधिकारियों के बीच ये 26वीं बैठक हुई, जिसमें एलएसी पर तनाव कम करने समेत कई मुद्दों पर बात हुई। 2019 के बाद भारत और चीन के अधिकारियों की आमने सामने की यह पहली बैठक है। इससे पहले कोरोना की वजह से कई बैठकें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई थी। खबर है कि बैठक में दोनों देशों के बीच कोर कमांडर स्तर की 18वीं बातचीत को जल्द करवाने पर भी सहमति बनी। इधर मध्य प्रदेश के उज्जैन में कुमार विश्वास के आरएसएस पर दिए विवादास्पद बयान पर सियासी घमासान छिड़ गया। एक कार्यक्रम के दौरान कुमार विश्वास ने आरएसएस को अनपढ़ बता दिया था, जिस पर बीजेपी के कई नेता भड़क गए और उन्होंने उज्जैन में कुमार विश्वास के लगे कुछ पोस्टरों को फाड़ दिया। इसके साथ ही उनकी तस्वीरों पर कालिक भी पोत दी गई। मामले ने जब तूल पकड़ा तो कुमार विश्वास को सफाई देनी पड़ी। एक कथन मेरे कार्यालय में रहने वाले एक व्यक्ति के बारे में था, एक बालक के बारे में था। हालांकि बीजेपी उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हुई और माफी की मांग पर अड़ी रही। उधर पंजाब के फतेहगढ़ में पुलिस और गैंगस्टर के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसका एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें दिखा कि पुलिस और गैंगस्टरों के बीच सड़क पर ही ताबड़तोड़ फायरिंग हुई, जिसे देखकर पूरे इलाके में दहशत फैल गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते दिखे। इससे पहले पुलिस उन बदमाशों का पीछा करते हुए वहां तक पहुंची, लेकिन पुलिस से बचने के लिए गैंगस्टरों ने गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की। इस बीच 2024 के चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने विपक्ष से एक बार फिर एकजुट होने की अपील की, लेकिन उनकी इस वार्निंग ने बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा थमा दिया, क्योंकि कांग्रेस के बयान से साफ हो गया कि विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने की कांग्रेस की सारी कोशिश नाकाम हो चुकी है। और इसीलिए चुनाव प्रचार के दौरान ही मल्लिकार्जुन खड़गे को ऐसा बयान देना पड़ गया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ कहा कि 2024 में विपक्ष के गठबंधन की अगुवाई कांग्रेस पार्टी करेगी, यानी साफ कहा कि पीएम पद पर दावेदारी सिर्फ कांग्रेस की होगी। उन्होंने ये तक कह दिया कि अगर 2024 में विपक्ष एकजुट नहीं हुआ तो अगला मौका नहीं मिलेगा। लेकिन चुनाव के दौरान कांग्रेस का यह बयान बीजेपी के लिए बड़ा मौका बन गया, क्योंकि विपक्षी पार्टियों ने भी उनके बयान को गंभीरता से नहीं लिया। मुख्य प्रधानमंत्री बनेंगे, ये सपना ही रह जाएगा ना। इससे पहले खबर आई थी कि नीतीश, ममता और केसीआर के रुख ने कांग्रेस को रणनीति बदलने पर मजबूर किया है और वो विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद ही कोई फैसला करेगी। लेकिन खड़गे ने एक बार फिर कांग्रेस की मजबूरी को जग जाहिर कर दिया। आईना जब से लगा है पत्थरों के हाथ में, आईना जब से लगा है पत्थरों के हाथ में, प्रश्न सारे खेलते हैं उत्तरों के हाथ में। सौभाग्य की एक बात कही सज्जन ने, काट दो जो हैं असहमत, शोर है चारों तरफ, आ गया है खंजरों के हाथ। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, वक्त होगा सौभाग्य की बात।